जब रूस ने यूक्रेन पर अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया तो दुनिया भर में उससे डरते थे और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद केवल सैन्य शक्ति के मामले में पृथ्वी की दूसरी सबसे मजबूत सेना माना जाता था। इसे एक अजय शक्ति माना जाता था, एक निर्दयी और घातक रूप से कारगर मशीन जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी विरोध को कुचल और नष्ट कर देती थी। लेकिन यूक्रेन में रूस की प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई है। उसकी कथित तौर पर सर्वशक्तिमान मानी जाने वाली सेना न केवल लक्ष्यों में असफल रही बल्कि भारी नुकसान भी झेल चुकी है। यहाँ तक कि उसकी सबसे खास यूनिट्स भी तबाह हो चुकी हैं, जिससे क्रेमलिन के शर्मिंदा कमांडर सिर्फ फ्रंट लाइन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कम प्रशिक्षित, कम तैयार और पूरी तरह से बिना उत्साह वाले सैनिकों पर निर्भर हो गए हैं। यही है वो गिरावट जहां दूसरी सबसे मजबूत सेना पहुंच गई है। यूक्रेन से जंग में उसे ऐसे नुकसान हुए हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखे गए। अलग अलग स्रोतों के अनुमान अलग हैं, पर अधिकतर मानते हैं कि लगभग 13 लाख रूसी सैनिक मारे या घायल हुए हैं। कोई भी सेना ऐसे नुकसान नहीं झेल सकती, यहाँ तक कि रूसी सेना भी नहीं। और 14.3 करोड़ से ज्यादा की विशाल आबादी के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी भर्ती अभियानों के साथ, जिससे क्रेमलिन हर महीने अपनी सेना में दसियों हजार नए सैनिक जोड़ने में सक्षम रहा है। लगातार इन हताहतों ने सेना की ताकत और उसकी संरचना पर बड़ा असर डाला है। जैसे सैकड़ों हजार सैनिक या तो ताबूत में घर भेजे गए हैं या फिर भयानक जीवन बदल देने वाली चोटों का शिकार हुए हैं, जिससे वे लड़ने के लायक नहीं रहे। रूस के कमांडरों को अपनी यूनिट्स को बार बार फिर से संगठित करना पड़ा है। कुछ ब्रिगेड्स को कई बार फिर से संगठित करना पड़ा। और जैसे जैसे हताहतों की संख्या बढ़ती गई, रूस को एहसास होने लगा कि उसके पास अपनी अग्रिम मोर्चे के अभियान को चालू रखने के लिए पर्याप्त पैदल सेना नहीं है। तो उसने कठोर कदम उठाए, अपनी मोटर राइफल इकाइयों में एलीट सैनिकों को शामिल कर दिया। अचानक पूरी रूसी सेना के कुछ सबसे बेहतर प्रशिक्षित और सबसे कुशल सैनिक फ्रंटलाइन हमलों में नजर आने लगे। इसमें रूसी एयरबॉर्न फोर्सेज, वीडीवी पैराट्रूपर्स, विशेष अभियानों के सैनिक, स्पेतनाज और रूसी मरीन नौसैनिक पैदल सेना शामिल हैं। ये विशेष सैनिक खास मिशनों के लिए चुने जाते हैं जो उनकी क्षमताओं के मुताबिक होते हैं। वे खुद को तोप का चारा समझे जाने और बिना सही उपकरण या कवच के सीधे फ्रंट लाइन पर भेजे जाने के आदी नहीं हैं। नतीजतन अपनी सारी ट्रेनिंग और अनुभव के बावजूद ये तीनों विशेष इकाइयां बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए वीडीवी को वर्षों से दुनिया की बेहतरीन पैरा ट्रूपर फोर्स में से एक माना जाता है। इसके सैनिक अक्सर रूस की सैन्य मार्केटिंग, प्रचार वीडियो और भर्ती अभियानों में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। और यूक्रेन में युद्ध से पहले उन्होंने सफलता का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड जमा किया था। चेचनिया, जॉर्जिया या सीरिया में ये पैराट्रूपर्स हमेशा अपना काम पूरा करते थे। इन्हें आमतौर पर अग्रिम मोर्चों पर या दुश्मन की पंक्तियों के पीछे तैनात किया जाता था, ताकि ये अचानक हमला, रणनीतिक संसाधनों पर कब्जा और सप्लाई लाइनों को बाधित कर सकें, जिससे बाद में आने वाली सेनाओं के लिए रास्ता बने। ऐसा ही ग्रोजनी की दूसरी लड़ाई या दक्षिण ओसेटिया पर कब्जे के समय हुआ था। इसलिए ये पूरी तरह से तर्कसंगत था कि रूस ने यूक्रेन के साथ अपने युद्ध के शुरुआती चरणों में वीडीवी का इसी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। संघर्ष की शुरुआत में कीव के होस्टोमेल हवाई अड्डे पर रूसी पैराट्रूपर्स की तैनाती की खबरें आई थीं। संभावित तौर पर उनका मिशन हवाई अड्डे पर नियंत्रण स्थापित करना था, ताकि यूक्रेन की क्रेमलिन के आक्रमण का हवाई जवाब देने की क्षमता सीमित हो सके। दुर्भाग्य से मिशन योजना के अनुसार नहीं चला और ये रूसियों की बजाय यूक्रेनियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला मोड़ बन गया। यूक्रेन को पहले ही अंदाजा था कि क्रेमलिन के पैराट्रूपर्स होस्टोमेल पर हमला करेंगे, जो कीव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। पैराट्रूपर्स के उतरते ही यूक्रेनी सैनिक तैयार थे। चारों ओर से घात लगने पर वीडीवी ने कुछ ही दिनों में सैकड़ों जवान गंवाए। ये उनका एकमात्र नुकसान नहीं था। रिपोर्ट्स ने पुष्टि की है कि जापोरिजिया, अवदीवका और पोलक्रोव्स्क जैसे विवादित क्षेत्रों में हुई लड़ाइयों में वीडीवी को भारी नुकसान हुआ है। हम ठीक नहीं जान सकते कि यूक्रेन में कितने रूसी पैराट्रूपर्स मारे गए हैं और अलग अलग स्रोत अलग अलग अनुमान देते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या है। उदाहरण के लिए 2023 में ब्रिटिश रक्षा खुफिया ने रूसी कर्नल जनरल मिखाइल टोप्लिंस्की के एक आधिकारिक संबोधन का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 8,500 पैराट्रूपर्स घायल हुए हैं और रूस के 30,000 एयरबॉर्न सैनिकों में से लगभग 50% या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। ये 2023 की बात है।
तब से अनगिनत और रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में अपनी जान गंवाई है या गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें वीजीवी बल भी शामिल हैं और स्पेत्सनाज के लिए भी यही कहानी है। ये स्पेशल ऑपरेशन सैनिक दुनिया भर में मशहूर और सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल हैं। इनके पास गुप्त अभियानों, सीधी कार्रवाई और बंधक उद्धार अभियानों, तोड़फोड़ और टोही मिशनों की समृद्ध विरासत है। साथ ही स्पेत्सनाज का रिकॉर्ड पूरी तरह बेदाग भी नहीं है। वे कई चर्चित असफलताओं में शामिल रहे हैं, जैसे 2002 मास्को थिएटर घेराबंदी, जिसमें चेचन आतंकवादियों ने डुब्रोवका थिएटर में 900 से अधिक लोगों को बंधक बनाया था। 57 घंटे के गतिरोध का अंत तब हुआ जब स्पेत्सनाज बलों ने थिएटर की वेंटिलेशन सिस्टम में नींद लाने वाली गैस छोड़ दी, जिससे आतंकवादी और बंधक बेहोश हो गए। 40 बेहोश या अन्यथा अक्षम किए गए आतंकवादियों को वहीं गोली मार दी गई, लेकिन 130 से अधिक बंधकों की भी मौत हो गई, जो मुख्य रूप से गैस के कारण हुई थी। ये घटना 1996 में हुई एक और विफल बंधक संकट के सिर्फ 6 साल बाद हुई, जिसमें चेचन विद्रोहियों ने भी शुरू में कई हजार लोगों को बंधक बना लिया था। स्पेत्सनाज और संघीय बलों ने तोपखाने व हेलीकॉप्टर गनशिप्स के साथ घटना स्थल पर बमबारी की, जिसमें गोलीबारी के दौरान कम से कम 26 बंधक मारे गए और एक पूरा गांव तबाह हो गया। संक्षेप में, अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद स्पेत्सनाज को अक्सर अव्यवस्था और लापरवाही से जोड़ा गया है। यूक्रेन के अव्यवस्थित युद्ध में फेंके जाने पर उनकी जीवित रहने की संभावना कम थी। 2023 पेंटागन लीक के अनुसार लगभग 900 स्पेत्सनाज ऑपरेटरों को शुरू में यूक्रेन भेजा गया था। इनमें से 775 मारे गए या घायल हो गए। तब से इन विशेष ऑपरेशंस सैनिकों में से कई को यूक्रेन के अग्रिम मोर्चों पर मरने के लिए भेजा गया होगा, और मीडिया जोना ने 2025 में बताया कि कम से कम 1000 मारे गए हैं। रूसी मरीन यूक्रेन युद्ध में खास असर नहीं डाल सके और कई मुठभेड़ों में भारी नुकसान उठा चुके हैं। फिर से ये रूस की शीर्ष स्तरीय सेनाओं में से एक है। मरीन या नौसैनिक पैदल सेना, जैसा कि उन्हें मॉस्को में कहा जाता है, इतिहास भर में विभिन्न तटीय हमलों में अग्रणी रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, उन्होंने सीरिया में अहम अनुभव हासिल किया, जहां 40वीं, 61वीं, 155वीं और 810वीं इकाइयों ने साथियों में लगभग किंवदंती जैसा दर्जा पाया। युद्ध की शुरुआत में उम्मीद थी कि ये इकाइयां दक्षिणी मोर्चे पर निर्णायक होंगी, जहां रूस आजोव सागर और क्रीमिया प्रायद्वीप से यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय तक उन्होंने उन उम्मीदों पर खरे उतरे। उन्हें कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने उभयचर हमलों में अहम भूमिका निभाई, जिससे रूस ने मारियोपोल को घेरने और कब्जा करने में मदद की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मरीन के लिए स्थिति और भी खराब होती गई। डॉनबास और दक्षिणी क्षेत्रों में उन्हें भारी नुकसान हुआ, जिससे प्रतिष्ठित ब्रिगेडों को फिर से संगठित करना पड़ा। उदाहरण के लिए 810वीं को मारियोपोल, खेरसोन, कुर्स्क और जापोरिजिया में नुकसान झेलने के बाद कई बार पुनर्गठित करना पड़ा है। कुछ अनुमानों के अनुसार 155वीं ब्रिगेड का कम से कम 8 बार अलग अलग पुनर्गठन हुआ है, जिससे ये युद्ध की सबसे क्षतिग्रस्त और थकी हुई ब्रिगेडों में से एक बन गई है, और अब ये अपने पुराने स्वरूप की बस छाया रह गई है। मीडिया जोना, जो आधिकारिक शोक संदेशों के माध्यम से रूसी हताहतों की संख्या का पता लगाने और पुष्टि करने के लिए एक काफी सटीक और विश्वसनीय स्रोत साबित हुआ है, बताता है कि युद्ध के पहले 4 वर्षों में 2200 से अधिक नौसैनिक पैदल सेना मारे गए। अगर इसकी तुलना करें तो ये जानना जरूरी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध के 20 वर्षों में लगभग 2400 सैनिक खोए थे। रूस की चुनिंदा टुकड़ियों को हुई भारी क्षति ने देश के अभियान को गहरा प्रभावित किया है, क्योंकि अनुभवी बलों की कमी नए रंग रूटों से ज्यादा असर डालती है। विशेष बलों के सैनिक युद्ध में वर्षों का अनुभव लाते हैं। अधिकतर मामलों में उन्होंने अपना पूरा जीवन सेना को समर्पित कर दिया है और वे अपने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहते हैं। वे अतिरिक्त प्रयास कर सबसे कठिन लड़ाइयों में आगे बढ़ेंगे, आक्रमण का नेतृत्व करेंगे और दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। रूस के पास ऐसे सैनिक तेजी से खत्म हो रहे हैं, अब लगभग कोई नहीं बचा है। इसका क्या मतलब है और ये रूसी सेना पर कैसे असर डालता है, समझने से पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दुनिया की हर सेना अपने बेहतरीन सैनिकों को खोने पर संघर्ष करती है। रूस भी इससे अलग नहीं है।
फ्रंटलाइन सैनिक आत्मघाती हमलों में मारे या घायल हों, क्रेमलिन के कमांडर इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते। वे आसानी से और लोगों की भर्ती कर सकते हैं ताकि उनकी जगह ली जा सके। उन्हें सबसे बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजार सकते हैं, फिर उनके हाथों में राइफल थमाकर एक और हमले के लिए भेज सकते हैं। लेकिन वीडीवी, नौसैनिक पैदल सेना और स्पेट्सनाज़ जैसी टुकड़ियां आसानी से नहीं बदले जा सकते। भले ही क्रेमलिन योग्य और कुशल लोग ढूंढ ले, उसके पास अगली पीढ़ी के विशेष अभियान के सैनिकों को ठीक से प्रशिक्षित करने का समय नहीं है। स्मॉल वॉर्स जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार नए रूसी विशेष सैनिकों को भी बाकी सेनाओं की तरह जल्दी तैयार किया जा सकता है, जिससे युद्ध में ऐसे जरूरी ऑपरेटरों की और हानि हो सकती है जिन्हें क्रेमलिन खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। यही सब नहीं है। भारी क्षति के बाद वीडियो में बताए गए 3 विशेष बलों ने अनुशासन तोड़ना शुरू कर दिया है। वे अब पहले जैसे संगठित या अनुशासित नहीं रहे हैं और 155वीं और 810वीं गार्ड्स नौसैनिक पैदल सेना ब्रिगेडों दोनों पर युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं। बताया गया है कि मरीन सैनिकों ने प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया है और यूक्रेनी युद्धबंदियों को बेरहमी से मार डाला है। इसमें पैराट्रूपर्स भी हैं, जिनमें से कुछ पर 2022 के बुच्चा नरसंहार में शामिल होने का आरोप है, जहां आम नागरिकों को सचमुच सड़कों पर बेरहमी से मार डाला गया था। इसके अलावा पुराने सोवियत सिद्धांतों के कारण जो सूक्ष्म प्रबंधन और यहाँ तक कि सैन्य के उच्चतम स्तरों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, एलीट इकाइयों के कमांडरों के पास वो अधिकार या स्वतंत्रता नहीं है जिसकी उन्हें अपने बचे हुए सैनिकों का अधिकतम उपयोग करने के लिए जरूरत होती है। अविश्वास की इस संस्कृति और उस पर इतने भारी हताहत मिलकर युद्ध क्षेत्र में रूस की प्रगति को और बाधित करेंगे। इतने बड़े नुकसान के कारण रूस को शायद सामान्य पैदल सेना को विशेष भूमिकाओं में लगाना पड़े, भले ही उनके पास जरूरी कौशल या अनुभव ना हो। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि नए भर्ती किए गए सैनिकों को केवल संख्या पूरी करने के लिए स्पेट्सनाज़ ब्रिगेड में जल्दी से भेजा जा रहा है, जबकि वीडीवी ऑपरेटरों को अग्रिम मोर्चे पर हमलों में झोंका जा रहा है। संक्षेप में, रूसी सेना पूरी तरह अव्यवस्थित है और जल्द सुधार की कोई उम्मीद नहीं। वास्तव में अगर हम नौसैनिक पैदल सेना और स्पेट्सनाज़ जैसी एलीट इकाइयों से आगे भी देखें तो रूस के बाकी सैनिक भी इस युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक मानकों पर खरे नहीं उतरते। अब उसके सैनिक सिर्फ कम प्रशिक्षित या कम सुसज्जित ही नहीं बल्कि पूरी तरह युद्ध के लिए अयोग्य हैं। रिपोर्टों के मुताबिक असाध्य बीमार या अंगहीन लोगों को भी मोर्चे पर भेजा जा रहा है, जैसे अपराधियों और अल्पसंख्यकों को जिन्हें धोखे या ब्लैकमेल से युद्ध में शामिल किया गया है। रूस ने अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य देशों में भी कोशिशें की हैं, अफ्रीकी भाड़े के सैनिकों की भर्ती की है और उत्तर कोरिया से भी सैनिक भेजने की गुहार लगाई है। नतीजतन आंकड़े दिखाते हैं कि 2026 में क्रेमलिन की सेना कई मोर्चों पर मुश्किल से कोई प्रगति कर पा रही है। उसकी प्रगति बहुत धीमी है और कुछ क्षेत्रों में यूक्रेन के जवाबी हमलों के चलते वो पीछे हट रही है। और जब आप ये देखते हैं कि क्रेमलिन लड़ने के लिए किस तरह के लोगों को भेज रहा है और उससे भी ज्यादा अहम बात, उन सैनिकों की कमान जिन अधिकारियों को सौंपी गई है, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इस युद्ध में समय बीतता गया, रूसी कमांडर और भी ज्यादा बेरहम और क्रूर होते गए। अब सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो घूम रहे हैं जो इन लोगों की नीचता दिखाते हैं, जिन्हें अपनी कमान में मौजूद सैनिकों को यातना देने, शोषण करने, उनका गलत इस्तेमाल करने और यहाँ तक कि मार डालने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। कुछ को पिंजरे में बंद या पेड़ से बांधा जाता है, दूसरों को बिजली के झटके या यौन उत्पीड़न होता है। यहाँ तक कि ऐसी भी रिपोर्टें आई हैं कि सैनिकों की जोड़ी को गड्ढों में फेंक दिया जाता है और उन्हें मरने तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कई सैनिकों को भी मोर्चे पर रहते हुए भयानक चोटें आती हैं, लेकिन उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए निकाला या सेवा मुक्त करने के बजाय वहीं रुककर लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कमांडर अक्सर अपने सैनिकों से रोजाना उगाही चुकाने या अपने बैंक कार्ड सौंपने की मांग भी करते हैं और जो इनकार करते हैं उन्हें एक बार फिर से प्रताड़ित किया जाता है या अन्य तरीकों से सजा दी जाती है, जैसे कि अगले हमले में सबसे आगे भेजना। ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें पुरुषों को बांधकर पीटा जा रहा है, उन्हें जमा देने वाली ठंड में सिर्फ अंडरवियर में खड़ा किया जा रहा है या यहाँ तक कि उन्हें टूटी हुई टांगों के साथ लड़ाई में भेजा जा रहा है, बैसाखी के सहारे लड़ाई में लंगड़ाते हुए, जहां उनके बचने का कोई मौका नहीं है जब तक कि दूसरी तरफ कोई सहानुभूति रखने वाला यूक्रेनी सैनिक उन्हें बख्श देने का फैसला न कर ले। क्रेमलिन की युद्ध मशीन यातना, भ्रष्टाचार और अपराध का भयानक अड्डा है और ये लगातार और भी बुरा होता जा रहा है। रूसी सरकारी वेबसाइट पर भेजे गए लीक हुए संदेश रूसी भर्ती हुए सैनिकों और उनके परिवारों की बेबसी को उजागर करते हैं। 6 महीनों में उस वेबसाइट को 12,000 शिकायतें मिली,
जिनमें कमांडरों पर सैनिकों के प्रति भ्रष्टाचार और हिंसा के आरोप थे। रूसी शोधकर्ता अलेक्जेंडर अर्कीपावा ने इन संदेशों की जांच की जो अधिकारियों की बर्बर रणनीतियों को दर्शाते हैं। उन्होंने पाया कि कई अधिकारी सैनिकों से पैसे लेने के लिए यातना देते हैं। अर्कीपावा बताते हैं कि आज कई सैनिक, खासकर गरीब पृष्ठभूमि के, परिवार का सहारा बनने के लिए पैसे कमाने की चाह में युद्ध में शामिल हुए थे, लेकिन उन पर सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी तनख्वाह का 80% देने का दबाव है। भर्ती सैनिकों को या तो पैसे देने या मरने का विकल्प मिलता है। कमांडरों की अपनी रेट लिस्ट है। ड्रोन ऑपरेटर बनने के लिए सैनिक को $2000 देने होते हैं, जिससे वे फ्रंट लाइन हमलों से बच सकते हैं। पीछे की पंक्ति में सेवा करने के लिए $6000, जो फ्रंटलाइन के खतरनाक इलाकों से भी दूर है। या अगर कोई चिकित्सीय आधार पर सेवा मुक्त होना चाहता है तो हैरान कर देने वाले $12000 देने पड़ते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि रूसी अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण आम लोग प्रभावित हो रहे हैं और सबसे सक्षम लोग लगातार भर्ती होकर ऐसा ही व्यवहार झेलते रहेंगे, जैसा अर्कीपावा बताते हैं। रूस में आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति बहुत खराब है। गरीब लोग वे और गरीब हो गए हैं, इसलिए वे युद्ध में जा रहे हैं। टैक्स बढ़ने से अब रात के खाने के लिए क्या खरीदें, ये बड़ी समस्या है। यही युद्ध की कीमत है। रूस के नए भर्ती हुए सैनिकों के लिए ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, लेकिन ये पूरे देश की सेना के लिए भी एक गंभीर संकेत है। इतना नुकसान, भ्रष्टाचार और कमजोर मनोबल देखकर क्रेमलिन कैसे अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल कर सकता है? युद्ध जीतना तो दूर की बात है। फिलहाल ऐसा लगता है कि उनका मानना है कि बस और ज्यादा लोगों को इस मौत की चक्की में झोंकना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन जैसा कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सेथ जोन्स ने बताया है, ये जीतने वाला तरीका नहीं है। मुझे लगता है रूसियों को ये रणनीति सबसे कम खराब लगती है, क्योंकि उनके पास संख्या में बढ़त है। समस्या ये है कि इससे हताहतों की संख्या ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच जाती है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है। अब हताहतों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि रूस के पास अपने मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए जगह भी कम पड़ रही है। इस बीच देश के हताश अधिकारी सैन्य कब्रिस्तानों की तस्वीरों को धुंधला करने का सहारा ले रहे हैं, ताकि स्थिति की कठोर और भयानक सच्चाई को छुपाया जा सके। ये आगे नहीं चल सकता, ये टिकाऊ नहीं है। रूस ये जानता है और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। 2026 की शुरुआत में रिपोर्टों से पता चला कि क्रेमलिन भर्ती कर पाने से ज्यादा सैनिक होने लगा। ये बिना पूरी लामबंदी के जनशक्ति बढ़ाने के लिए कभी बड़ी नगद प्रोत्साहन राशि और कभी भ्रामक भर्ती वीडियो से छात्रों को बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। यूक्रेन लगातार मजबूत हो रहा है। उसके पास ज्यादा घातक ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें आ रही हैं और सेना का मनोबल भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी सेनाएं हर मोर्चे पर डटी हुई हैं और रूसियों को चुनौती दे रही हैं। जल्दी कीव के कमांडर आशा करते हैं कि वे हर महीने रूस को हर महीने 50,000 तक हताहत पहुंचा सकेंगे। इस बीच रूसी समकक्ष अपने ही सैनिकों से वसूली करने और उन्हें यातना देने में इतने व्यस्त हैं कि युद्ध की परवाह नहीं कर रहे। शक्ति का संतुलन बदल रहा है और रूस इस समीकरण के गलत छोर पर है। डोनेट्स्क की किलेबंद रक्षा पट्टी सामने है। रूस जानता है कि उसे यूक्रेन द्वारा अब तक बनाए गए सबसे भयानक रक्षा तंत्र पर अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। यही आदेश पुतिन ने दिया है। यह काम नहीं कर रहा है। रूस जितनी ज्यादा कोशिश करता है उतनी ही बुरी तरह असफल होता है और पुतिन की डोनबास की आपदा ने इसे साबित कर दिया है। युद्ध खत्म करने के लिए शुरू हमला रूस को सब कुछ गंवाने की ओर ले गया है, क्योंकि यूक्रेन अब डोनबास की पूरी आजादी की तैयारी कर रहा है। ये सब युद्ध के मैदान की गणित में साफ दिखता है। आइए क्षेत्र की बात करें। रूस ने इस मोर्चे पर अप्रैल में बहुत खराब प्रदर्शन किया, क्योंकि यह वही रुझान जारी रखे हुए है जो हम पिछले साल की सर्दियों से देख रहे हैं। युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW के अनुसार रूस की सेनाओं ने अप्रैल में शुद्ध 116.01 वर्ग किलोमीटर का नुकसान झेला, इस शर्त के साथ कि आंकड़े में वे क्षेत्र शामिल नहीं हैं जहां रूसी सैनिकों की छोटी टुकड़ियां घुसी हो सकती है। वे ग्रे जोन हैं जिन्हें रूस या यूक्रेन सच में नियंत्रित नहीं करते। हालांकि रूस का मानना है कि किसी बस्ती में सैनिक का पहुंचना उस पर दावा करने को काफी है। अगस्त 2024 के बाद रूस का यह सबसे बड़ा नुकसान है, जो कई महीनों की घटती उपलब्धियों के बाद हुआ, जिसमें रूस ने खोए हुए इलाके के बदले पहले से कहीं ज्यादा सैनिक गंवाए हैं। मार्च में रूस ने मुश्किल से 23.04 वर्ग किलोमीटर का शुद्ध लाभ हासिल किया, ऐसा ISW का कहना है। ये गति इतनी धीमी है
कि इसे स्थिर कहा जा सकता है। फरवरी में 122.73 वर्ग किलोमीटर का लाभ हुआ, जो जनवरी के बाद आया, जिसमें रूस ने 318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। आंकड़े जोड़ने पर पता चलता है कि रूस ने 4 महीनों में यूक्रेन के सिर्फ 348.3 वर्ग किमी इलाके पर कब्जा किया। ये बहुत कम संख्या है, जो दिखाती है कि पुतिन डोनबास में बड़ी आपदा झेल रहे हैं। 2026 को वह साल माना गया था जब डोनबास रूसी दबाव में आ जाएगा। रूस चाहता था कि आप इस पर विश्वास करें। क्रेमलिन ने कहा था कि मई के अंत तक यूक्रेन को अपने सैनिक डोनबास से हटाने चाहिए, नहीं तो उसे रूसी सेना का पूरा कहर झेलना होगा। उस कहर का मतलब है कि हर महीने दसियों हजार सैनिकों की जान जाने के बावजूद रूस को मुश्किल से ही कोई इलाका हासिल हो पाया। लेकिन फिर भी पुतिन डोनबास पर कब्जा करने की जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने डोनबास पर कब्जा करने के लिए अब सितंबर 2026 की नई समय सीमा भी तय कर दी है। ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। गणित मेल नहीं खाता। आगे जानेंगे क्यों। रूस ने पूरी ताकत से अभियान शुरू किया है। वसंत का हमला जारी है और संभवतः गर्मियों तक चलेगा। स्लोवियांस्क डोनबास में मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि ये डोनेट्स्क की किलेबंद रक्षा पट्टी की अहम कड़ी है, जो रूस को अभी परेशानी दे रही है। लेकिन पुतिन अपनी इच्छा को पूरा कराने के लिए कितने दृढ़ हैं, यह देखने के लिए हमें केवल 27 अप्रैल से पहले के सप्ताह में हुए हमलों के आंकड़ों को देखना होगा। उस सप्ताह यूक्रेन युद्ध में 2 महीनों की सबसे ज्यादा झड़पें हुई। डोनबास के पोखरोव्स्क सेक्टर में 305 हमले हुए, हुलियापोला सेक्टर पर 147 हमले हुए और यूक्रेन भर में यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन मुख्य रूप से डोनबास पर केंद्रित है, जिससे एक ही हफ्ते में कुल 1384 हमले हुए, यानी औसतन लगभग 198 हमले प्रतिदिन। पुतिन का मानना है कि हमलों की बढ़ती संख्या रूसी सेना की जबरदस्त ताकत को दिखाती है, लेकिन हमलों की संख्या 2 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर उसी महीने पहुंची जब रूस ने लगभग 2 साल में पहली बार शुद्ध नुकसान दर्ज किया। ये बात पुतिन जितना आपको बताना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा खुलासा करती है, क्योंकि ये दिखाती है कि डोनबास और खासकर डोनेट्स्क की किलेबंदी पट्टी रूस की सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। रूस की प्राथमिकता डोनेट्स्क पर कब्जा करना रही है। अगर वह ओब्लास्ट की सीमा तक पहुंचता है तो डोनबास रूस के नियंत्रण में रहेगा। हम ये बात 4 साल से कह रहे हैं। यही असली मुद्दा है। पुतिन की सेनाएं अब तक वहां नहीं पहुंची हैं। किलेबंदी की पट्टी अभी भी उनके रास्ते में खड़ी है, जैसे कि वह आक्रमण शुरू होने के बाद से खड़ी है, और जमीन पर प्रगति इतनी धीमी है कि अब रूस को यह एहसास होने लगा है कि डोनेट्स्क को जबरदस्ती लेने में जितना फायदा है उससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनेट्स्क टूट नहीं रहा है और क्रेमलिन यह जानता है। रूस की धीमी प्रगति की एक वजह यह है कि वो पूरे डोनेट्स्क में अपना ध्यान बिखेर रहा है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र के गणित पर हम अभी आएंगे। प्रगति हो रही है, भले ही वह मामूली हो, लेकिन यूक्रेन अन्य जगह इलाकों को मुक्त कर इन फायदों को बेअसर कर रहा है। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार रूस ने क्रामाटोर्स्क स्लोवियांस्क क्षेत्र के कुछ छोटे गांवों पर कब्जा कर थोड़ी सफलता पाई है। चासीवियार के पास नहर पार हो गई है, जिससे रूस को दूसरे इलाकों में पार्श्व से दबाव बनाने का मौका मिलेगा। और कॉन्स्टेंटिनिवका में, जो चासीवियार के पश्चिम में है, रूसी सेना बस बस्ती को उत्तर पूर्व से बाईपास करने की कोशिश कर रही है, जबकि वे क्रामाटोर्स्क पर दक्षिण पूर्व से दबाव बना रही है। कम से कम यही योजनाएं हैं, लेकिन कुछ छोटी सफलताओं के बावजूद डोनेट्स्क में रूस जो हासिल करना चाहता है उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। रूस डोनेट्स्क का बाकी हिस्सा कब्जाने की कोशिश में खुद को बहुत फैला रहा है। ये कहना अजीब है, क्योंकि डोनेट्स्क के कब्जे के लिए सिर्फ 6000 वर्ग किलोमीटर बाकी हैं, लेकिन डोनेट्स्क में रूस को होने वाली भारी मौतों की संख्या और दूसरी जगहों पर उसकी योजनाओं के विफल होने का मेल उसे मजबूर कर देता है कि वह उन बस्तियों पर भी पूरी ताकत से हमला करे जिन्हें वह दरकिनार करने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि हम अब कॉन्स्टेंटिनिवका में देख रहे हैं। यही कहानी बयां करता है। यूक्रेनी सैन्य विश्लेषक कॉन्स्टेंटिन माशेविट्स बताते हैं कि यहाँ अब क्या हो रहा है। रूस की नाकामी से 8वीं संयुक्त सेना और 3री सेना कोर अब सीधे छोटे रास्ते से कॉन्स्टेंटिनिवका की ओर बढ़ रही है और अपने पैदल सैनिकों की लाशों से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी रास्ते ढक रहे हैं। माशेविट्स कहते हैं कि ये प्रक्रिया धीमी, थकाऊ
बेहद खूनी और महंगी है, जो रूस की डोनबास स्थिति को दर्शाती है। पुतिन की सारी बेहतरीन योजनाएं उस युद्ध भूमि पर बर्बाद हो रही है, जो वैसी नहीं चल रही जैसी उन्हें चाहिए थी, ताकि उनके द्वारा तय की गई डोनबास की कोई भी नाटकीय समय सीमा हकीकत के करीब भी दिख सके। इस स्थिति में 6000 वर्ग किलोमीटर 6 लाख जैसे लगते हैं, क्योंकि रूस की सेनाओं को भारी हताहत करने वाली रक्षा पंक्तियों का सामना है। यूक्रेन ने भी रूस के लिए पोक्रोव्स्क दिशा से आगे बढ़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना दिया है। करीब 2 साल की भीषण लड़ाई के बाद रूस ने जनवरी में पोक्रोव्स्क के केंद्र और मार्च में उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया। यूक्रेन ने रूस को हर इंच के लिए संघर्ष कराया। यूक्रेन की वायु आक्रमण बलों की 7वीं रैपिड रिस्पॉन्स कोर के मुताबिक सिर्फ इस क्षेत्र के मुख्य रक्षा सेक्टर में 13 फरवरी तक के 6 महीनों में रूस ने 15,000 सैनिक गंवाए। यूक्रेन ने जो कई अन्य रक्षा सेक्टर बनाए हैं उन्हें भी जोड़ ले तो आप देखेंगे कि भले ही पोक्रोव्स्क गिरने के कगार पर था, रूस हजारों सैनिकों को गंवा रहा था। रूस अब पोक्रोव्स्क से आगे बिलित्स्का तक पहुंचना चाहता है, जो डोब्रोपिलिया के दक्षिण में है। लक्ष्य है कि डोब्रोपिलिया को एक और दबाव बिंदु की तरह इस्तेमाल कर रूस पश्चिम से क्रामाटोर्स्क स्लोवियांस्क क्षेत्र पर पार्श्व दबाव बना सके। यूक्रेन ने वहां और डोनबास के अन्य हिस्सों में रूस की योजनाएं विफल कर दी है। फरवरी में यूक्रेन के जवाबी हमले में उसने दक्षिणी क्षेत्रों में रूस से 400 से अधिक वर्ग किमी क्षेत्र वापस लिया। असल में वो सब डोनेट्स्क के लिए था। रूस दक्षिण में क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखना चाहता था, ताकि एक बफर जोन बनाया जा सके जो यूक्रेन को डोनेट्स्क में सैनिक भेजने से रोक सके। जब वह क्षेत्र फिर से यूक्रेन के हाथों में चला गया तो रूस को अपनी रिजर्व सेना, जिसे पोक्रोव्स्क सेक्टर और अन्य जगहों पर लड़ाई के लिए तैयार रखा गया था, दक्षिण में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिजर्व न होने से प्रगति धीमी है, यही डोनेट्स्क फ्रंट पर दिख रहा है। फिर से गणित यही दिखाता है। हमलों की तीव्रता और संख्या बढ़ रही है, लेकिन वो क्षेत्रीय लाभ जो पुतिन बदले में देखना चाहेंगे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। रूस ने जो सबसे अच्छा किया है वह कुछ गांवों पर कब्जा करना है, क्योंकि वह किनारे से हमला करने में असफल रहा है। यही डोनबास में पुतिन के प्यादों की स्थिति गंभीर हो जाती है। यूक्रेन रूस से लगभग बिना किसी बढ़त के बदले इतनी भारी कीमत वसूल रहा है कि डोनेट्स्क रूसी सैनिकों के बाद मौत का जाल लगने लगा है। ये आने वाले युद्ध के गणित को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी विश्लेषण कभी मिस न करें। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूस के हमले का बेहतरीन जवाब ड्रोन से दिया। वास्तव में इतने ज्यादा ड्रोन हैं कि फ्रंट लाइन पर तैनात किए जा रहे ड्रोन की संख्या के मामले में यूक्रेन रूस से काफी आगे निकल गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल पाउलो पलिसा के अनुसार यूक्रेन अब डोनेट्स्क समेत कई सेक्टरों में रूस से 30% ज्यादा स्ट्राइक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। पलिसा इस स्थिति की तुलना कुर्स्क से करते हैं, जहां अगस्त 2024 में यूक्रेन के जवाबी हमले से रूस ने आखिरी बार जमीन गंवाई थी, और अब की स्थिति से तुलना करते हैं। तब रूस स्ट्राइक ड्रोन में यूक्रेन से आगे था, फिर भी यूक्रेन ने रूस के अंदर तक हमला किया। अब यूक्रेन ने आगे छलांग लगाई है, पर हर मोर्चे पर नहीं। ये सिर्फ मात्रा की बात नहीं है, बल्कि गुणवत्ता की भी है। ईमानदारी से कहूं तो गुणवत्ता दुश्मन के बराबर है, क्योंकि वे भी अपनी प्रणालियों को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन हमने एक बहुत महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, पुलिसा ने अप्रैल की शुरुआत में कहा। हमले वाले ड्रोन के मोर्चे पर यूक्रेन के पक्ष में यह बदलाव रूसी सैन्य ब्लॉगर्स द्वारा भी पुष्टि किया जा रहा है, जो वही बात रिपोर्ट कर रहे हैं, यूरो मैदान प्रेस का कहना है। और यहीं पर हम देखना शुरू करते हैं कि डोनबास की रक्षा के लिए यूक्रेन की योजना वास्तव में आकार लेना शुरू कर देती है। अब यूक्रेन का मकसद ड्रोन के जरिए रूस की जमीनी सेना पर दबाव बढ़ाना है, और इसके लिए युद्ध को ज्यादा फैलाना सबसे अच्छा तरीका है। दूसरे शब्दों में, अब ये सिर्फ मोर्चे पर लड़ाई की बात नहीं है। यूक्रेन का काम है अपने ड्रोन से भरे मौत के इलाके को इतना विशाल बना देना कि रूस के ज्यादातर सैनिक किलेबंदी की पट्टी को देख भी न पाए और उससे पहले ही मारे जाएं। मध्यम दूरी के ड्रोन का उभरना, जिन्हें यूक्रेन कब्जे वाले इलाकों में रूसी पीछे के इलाकों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इस रणनीति को और मजबूत बनाता है, क्योंकि इससे रूस के उस सपोर्ट नेटवर्क को नुकसान पहुंचता है जिसे डोनेट्स्क में कोई भी असली प्रगति करने के लिए बनाए रखना जरूरी है। यूक्रेन डोनबास में पलटवार की तैयारी करता है। ये रूस को मजबूर करता है कि वह बेकार हमलों के दौरान अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाए,
जो कभी भी मारक क्षेत्रों से आगे नहीं बढ़ पाते। इस तरह एक क्षयकारी अभियान बनता है जो हर हमले के साथ रूसी आक्रमण को कमजोर करता जाता है। इसका मकसद वही स्थिति बनाना है जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी। जितना ज्यादा रूस कोशिश करता है उतनी ही बुरी तरह वो असफल होता है। और भले ही असफलता के बावजूद रूस को कुछ क्षेत्रों में जैसे कि डोनेट्स्क के कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय लाभ मिल सकते हैं, लेकिन हर महीने ये लाभ कम होते जा रहे हैं और इन लाभों को हासिल करने की कीमत रूस को अपंग बना रही है। क्या यह योजना अवास्तविक है? अगर हाँ, तो रूस को हो रहे नुकसानों से समझ सकते हैं कि डोनबास की रक्षा और आज़ादी के लिए यूक्रेन का ड्रोन में आगे रहना जरूरी है। दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच रूस ने 1,56,735 सैनिक खो दिए। ये पुष्टि किए गए नुकसान हैं, अनुमानित नहीं। पुतिन की महत्वाकांक्षा के नाम पर जो भी सैनिक मारे गए उन्हें यूक्रेन की आर्मी ऑफ ड्रोन सिस्टम द्वारा ट्रैक और लॉग किया गया और संभवतः कई हजार और सैनिक इस संख्या में जोड़े जा सकते हैं जिनकी मौतें ट्रैक नहीं हो पाई। रूस अपनी जरूरत के मुताबिक भर्ती नहीं कर रहा है ताकि घाटे की भरपाई कर सके, क्योंकि पिछले 5 महीनों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे 8,000 से ज्यादा सैनिकों की कमी है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि डोनबास जैसे इलाकों में रूस के लिए इतनी बड़ी संख्या में मौतों का क्या मतलब है। याद रहे, रूस डोनेट्स्क में हमले तेज कर रहा है। ऐसी चीजें तभी मुमकिन होती हैं जब आप हमलों के लिए एक विशाल जमीनी सेना बनाए रखने में सक्षम हो। रूस जितने सैनिक भर्ती करता है उससे ज्यादा सैनिक खो रहा है, चाहे ये नुकसान डोनबास में हो या कहीं और। इसका कुल मिलाकर रूस को कमजोर करने वाला असर पड़ता है। अगर ये रुझान जारी रहा तो रूस 2 में से एक रास्ता चुनेगा। या तो रूस अपने यूनिट्स का आकार बनाए रखने की कोशिश में अपने हमलों की रफ्तार धीमी कर देगा, जिससे जाहिर तौर पर कम सफलता मिलेगी, या फिर रूस अपने हमलों की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश करेगा लेकिन इसके लिए छोटे यूनिट्स का इस्तेमाल करेगा, जिससे हमले कमजोर होंगे और ज्यादा मौतें होंगी। दोनों ही तरीके पुतिन के लिए डोनबास में बुरी खबर है। वैसे भी वहां हालात अच्छे नहीं हैं। रूस को डोनबास पर अपने नियंत्रण का दावा करने से पहले डोनेट्स्क के करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करना बाकी है। हाल के महीनों में सभी हताहत सिर्फ डोनेट्स्क में नहीं है, लेकिन वहां इतने हताहत हो रहे हैं कि इससे पुतिन की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए रूस को कितना बलिदान देना होगा ये पता चलता है। 8 अप्रैल को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पोलिसा के अनुसार रूसी सेना डोनेट्स्क में कब्जाए गए हर वर्ग किलोमीटर पर 316 सैनिक खो रही है। पिछले साल इसी समय उसी तरह की बढ़त के लिए रूस जितने सैनिक खो रहा था, अब उससे लगभग 2 गुना नुकसान हो रहा है, जो पुतिन के लिए डोनबास में मुश्किल स्थिति है। अगर यह भयानक हताहत दर बनी रहती है तो इसका मतलब है कि डोनबास पर कब्जा होने से पहले पुतिन को रूस के 18,96,000 सैनिकों को मौत या गंभीर चोट के लिए भेजना पड़ेगा। ये अब तक पूरे युद्ध में रूस की कुल हताहत संख्या से 5 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। ये दिखाता है कि डोनबास पुतिन की सेनाओं के लिए मौत का जाल है, चाहे वे आगे बढ़े। यह निर्भर करता है कि यूक्रेन प्रति वर्ग किमी 316 सैनिकों की हताहत दर बनाए रखता है। यह कोई तय बात नहीं है, लेकिन मूल रूप से इसका मतलब यह है कि रूस ने खुद को एक कोने में फंसा लिया है। इन नुकसानों को तेज हमलों की गति से जोड़ें तो आप देखेंगे कि रूस अब डोनबास क्षेत्र में पहले से कहीं कम जमीन हासिल करने के लिए अपने और ज्यादा सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस अब भी दबाव बना सकता है, पर पूरे डोनेट्स्क मोर्चे पर नहीं। रूस अपने सैनिकों और ड्रोन को जरूरत से ज्यादा फैला रहा है, जबकि यूक्रेन के ड्रोन 1.3 से 1 की बढ़त पर है, जिससे रूस का हमला बिखर जाता है। किनारे से हमले नाकाम हो रहे हैं, जिससे यूक्रेन को दूसरी जगह बढ़त मिल सकती है और डोनबास में रूस की रफ्तार धीमी हो रही है। अब रूस के लिए सबसे अच्छे हालात की बात करें। अगर डोनेट्स्क गिरा तो डोनबास रूस के नियंत्रण में आ जाएगा। पोलिसा के अनुसार मार्च की शुरुआत में दिए गए बयानों में कहा गया था कि रूस को ऐसा करने के लिए 1.5 साल का समय लगेगा, अगर वो जनवरी और फरवरी में देखी गई गति से आगे बढ़े। इसका मतलब है कि पुतिन का सितंबर 2026 का लक्ष्य अब खत्म हो गया है, जो यूक्रेन की जीत है। पुतिन के दावे गलत साबित होने पर पश्चिम को मनाने की रूस की कोशिश कमजोर पड़ती है, जिसमें वो चाहता है कि यूक्रेन डोनबास छोड़ दे। पुलिसा की टिप्पणियों के साथ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1 मार्च को कही गई थी, जब रूस डोनेट्स्क में तेजी से आगे बढ़ रहा था।
अब डोनबास पर कब्जा करने के लिए 1.5 साल का समय लेना भी काफी महत्वाकांक्षी लगता है, खासकर अगर यूक्रेन रूस पर जो भारी संख्या में हताहत कर रहा है उसे बनाए रख सके और उसमें इजाफा कर सके, और आगे भी हताहत होने वाले लोग होंगे। संख्या 1.8 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन रूस को डोनबास के बचे हुए 6000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के लिए लाखों जानें गंवानी पड़ना लगभग तय है। यह सबसे अच्छा परिदृश्य है। यूक्रेन डोनबास में ऐसी स्थिति रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। फ्रंट की घातकता और उन मारक क्षेत्रों के अलावा जहां यूक्रेन ने रूस की क्षमता से ज्यादा ड्रोन भर दिए हैं, यूक्रेन ने डोनेट्स्क में मध्यम दूरी के ड्रोन हमलों का अभियान शुरू किया है, जिससे रूसी सप्लाई लाइनें और सैनिकों का समर्थन तंत्र फ्रंट पर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। डोनेट्स्क रिंग रोड और होलीवका, अंद्रीवका, जुरेज जैसे क्षेत्रों में यूक्रेन के नए ड्रोन परिवहन मार्गों को निशाना बना रहे हैं। ये हमले रूस की गति धीमी करने के लिए हो रहे हैं। फ्रंटलाइन सैनिकों को कम समर्थन मिलने पर हर कब्जाए गए वर्ग किलोमीटर के लिए ज्यादा सैनिक मरेंगे। यही 21वीं सदी की थकावट की लड़ाई है। यूक्रेन इसमें माहिर है। लंबी अवधि में यही डोनबास को आजाद कराने की कुंजी हो सकती है। जेम्सटाउन फाउंडेशन का कहना है कि यूक्रेन के मध्यम दूरी के ड्रोन 100 किलोमीटर तक दुश्मन की रेखाओं के पीछे हमला कर सकते हैं, और रूस इन ड्रोन का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पर्याप्त वायु रक्षा प्रणाली नहीं है। अब यूक्रेन के लिए सब कुछ रूस के हमले को धीरे धीरे कमजोर करने पर टिका है। फ्रंटलाइन के आंकड़े चर्चा में रहे, पर असली जीत डोनबास में रूसी हमले की नींव कमजोर करने से मिलेगी। और निश्चित रूप से अभी भी किलेबंदी की बेल्ट बाकी है। डोनेट्स्क में रूस ने जो थोड़ी बहुत प्रगति की है, वह अभी तक उसे उन किलेबंदियों के सामने नहीं ला पाई है जिन्हें यूक्रेन ने किलेबंदी की बेल्ट में पिछले 12 सालों से बना रखा है, जब से पुतिन ने 2014 में यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता की मुहिम शुरू की थी। नदियां, बारूदी सुरंगें, टैंक रुकावटें, बंकर, ड्रोन से भरे मारक क्षेत्र और किलेबंदी वाले शहर, इन सब को पार करना होगा ताकि रूस को पायरिक जीत से बेहतर कुछ न मिले। यूक्रेन वास्तव में यही कर रहा है। यह रूस को डोनबास में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए मंच तैयार कर रहा है। इससे 2 संभावित परिणामों में से एक निकल सकता है। पहला, रूस ऐसा ही कर सकता है, यहां तक कि डोनबास पर कब्जा करने के लिए अपनी ही सेना को तबाह कर सकता है। यह पुतिन की यूक्रेन के बाकी हिस्सों के लिए बनाई गई योजनाओं को बर्बाद कर देगा, और इसका मतलब होगा कि यूक्रेन के जवाबी हमलों के कारण रूस कभी भी उस क्षेत्र में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा जिसे उसने कब्जा किया है। या दूसरा, यूक्रेन रूस के हमलों को इस हद तक चकनाचूर कर देता है कि केवल थकावट ही पुतिन की सेनाओं को डोनबास पर कब्जा करने के लिए जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना आगे बढ़ने से रोक देती है। पुतिन की जिद से रूस सब कुछ खो सकता है, जिससे यूक्रेन फिर वापसी की कोशिश कर सकता है। आने वाले कुछ महीने हमें यह बताने वाले हैं कि यूक्रेन की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, खासकर जब गर्मियों की धूप चमकने लगेगी। पुतिन ने सोचा था कि ये कभी नहीं हो सकता। 2014 में रूस ने क्रीमिया का अवैध विलय कर लिया, तब पुतिन ने सोचा खेल खत्म हो गया है। यूक्रेन के पास उसे वापस लेने की ताकत और हिम्मत नहीं थी। क्रीमिया कभी आज़ाद नहीं होगा। लेकिन समय काफ़ी बदल गया है। यूक्रेन पहले से ज़्यादा मजबूत है और उसने क्रीमिया की आज़ादी की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। रूस को बड़ा झटका लगा है और पुतिन को ऐसा संदेश मिला है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। क्रीमिया से बाहर निकलो, नहीं तो यूक्रेन तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल देगा। पुतिन टस से मस नहीं होना चाहते, इसलिए यूक्रेन ने उन्हें जबरदस्त हमलों की एक शानदार श्रृंखला के साथ इसकी कीमत चुकवाई है। हम बताएंगे रूस के सीक्रेट इस्कंदर मिसाइल बेस में क्या हुआ। 28 अप्रैल को यूक्रेन के विशेष अभियान बल यानी एसएसओ ने टेलीग्राम पर घोषणा की कि उन्होंने असंभव कार्य किया, क्योंकि यूक्रेन को तो यह भी नहीं पता होना चाहिए था कि उसका नया क्रीमिया टारगेट मौजूद है। 28 अप्रैल की रात को एसएसओ के मिडिल स्ट्राइक यूनिट्स के ड्रोन ने इस्कंदर ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स के भंडारण स्थल पर हमला किया, एसएसओ ने घोषणा की। एसएसओ ने बताया कि छिपाया गया उपकरण ओवर आस्की गांव के पास पूर्व मिसाइल बेस क्षेत्र में था, जो कब्जे वाले सिम्फेरोपोल से 40 किलोमीटर पूर्व है। ये रूस के लिए बड़ा झटका है। इसका गुप्त इस्कंदर स्थल सोवियत युग में क्रीमिया में बने कई मजबूत आश्रयों में से एक था। शीत युद्ध के दौरान इन स्थलों का उपयोग सोवियत R5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के
भंडारण आश्रयों के रूप में किया जाता था। अब रूस इनका इस्तेमाल अपनी इस्कंदर मिसाइलों के लिए करता है। इन छिपे हुए बंकरों में से प्रत्येक को जमीन के नीचे दबा दिया गया है और इन्हें 60 सेंटीमीटर या लगभग 2 फीट मोटी कंक्रीट की मोटी परतों से सुरक्षित किया गया है। यूक्रेन को इन बंकरों के ऊपर डाली गई मिट्टी की परत के साथ साथ इस सुरक्षा को भी पार करना पड़ा। यूक्रेन ने 28 अप्रैल को क्रीमिया में यही किया। यूक्रेन के क्रीमिया हमले में पसंदीदा हथियार शायद AFP-2 था, वॉइस ऑफ यूक्रेन ने बताया। मिडल स्ट्राइक ड्रोन फायर पॉइंट द्वारा बनाए जाते हैं, जो यूक्रेन के फ्लेमिंगो ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड्स भी बनाते हैं और इन पर बड़े वारहेड लग सकते हैं जो कंक्रीट भेज सकते हैं। इस समय उस वारहेड का वजन 105 किलोग्राम या 231 पाउंड है। फायर पॉइंट भविष्य में FP-2 ड्रोन की विस्फोटक क्षमता 150 किलोग्राम या 330 पाउंड का वारहेड जोड़कर बढ़ाना चाहता है। 28 अप्रैल को इस्कंदरों पर हमला बुरा था, लेकिन और बुरा हो सकता था। रूस के गुप्त इस्कंदर बेस पर जो हुआ वह पुतिन और उसके यूक्रेन आक्रमण के लिए अच्छा नहीं था। यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन से एक भंडारण सुविधा नष्ट की जिसमें इस्कंदर मिसाइलें थीं। UKR इन्फॉर्म के अनुसार रूस को हर मिसाइल लॉन्च पर $4 मिलियन तक खर्च करना पड़ता है। यही निवेश पर मिलने वाला लाभ है जिसे यूक्रेन हमेशा चाहता है, और यही सस्ती और बार बार हमला करने की क्षमता है जो उस रणनीति में शामिल है जिसे यूक्रेन ने क्रीमिया को हमेशा के लिए पुतिन की पकड़ से छुड़ाने के लिए बनाई है। इन्हीं हमलों से क्रीमिया की स्थिति बदल रही है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें गहराई से जाएं, पुतिन अपने इस्कंदर मिसाइलों को यूक्रेन के ड्रोन के हाथों खोने पर अपने जख्मों को सहला रहे होंगे। 28 अप्रैल को ओरास्की में पैसा गंवाने की समस्या ही नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन को डराने के लिए शुरू से ही इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल 500 किलोमीटर या 311 मील तक उड़ सकती है, इसलिए इसका क्रीमिया में होना उचित है। यूक्रेन के मुख्य भूमि का अधिकांश हिस्सा कब्जे वाले प्रायद्वीप की पहुंच में है। रूस ने इस्कंदर वॉरहेड्स के कई वेरिएंट बनाए, जिनमें क्लस्टर वर्जन भी है, जिसे वो अप्रैल 2025 से यूक्रेन पर दाग रहा है। और हाँ, इस्कंदर एम परमाणु वॉरहेड ले जा सकता है। जब तक पुतिन के पास क्रीमिया में इस्कंदर मिसाइलें हैं, वो यूक्रेन के खिलाफ परमाणु विनाश का परोक्ष खतरा बनाए रख सकता है। यह संकेत बहुत मजबूत है। भले ही रूस के पास क्रीमिया में परमाणु वॉरहेड न हो, इस्कंदर से यूक्रेन पर हर हमला याद दिलाता है कि इससे भी बुरा हो सकता है। यूक्रेन ने 28 अप्रैल को गुप्त इस्कंदर भंडारण स्थल नष्ट कर समझदारी दिखाई। यूक्रेन ने रूस की मिसाइल क्षमताओं को पंगु बना दिया है और अब से पुतिन द्वारा मुख्य भूमि पर पैदा किए जाने वाले खतरे को कम कर दिया है। और यूक्रेन यही नहीं रुका, पहले कंक्रीट को तोड़ा गया और संभवतः और भी ड्रोन ने रूस के गुप्त भंडारण बंकर के अंदर इस्कंदर मिसाइलों को नष्ट कर दिया। 2 मई को क्रीमिया में रूस की इस्कंदर क्षमताओं पर फिर हमला हुआ। यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने रात भर हमले कर कब्जे वाले प्रायद्वीप पर कई रडार इंस्टॉलेशन और इस्कंदर मिसाइल सिस्टमों के पूरे टैक्टिकल ग्रुप को निशाना बनाया, यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह पुतिन के लिए क्रीमिया की हमले के ठिकाने के रूप में उपयोगिता को कम करने के लिए एक सुनियोजित अभियान है। अगर वह प्रायद्वीप से इस्कंदर नहीं चला सकता तो और क्या कर सकता है? पुतिन भी यही सोच रहे होंगे जब यूक्रेन के ड्रोन रूस की इस्कंदर मिसाइलें तबाह कर रहे हैं। पुतिन द्वारा किए गए अवैध विलय के बाद क्रीमिया में बसे रूसी लोगों को यूक्रेन किसे निशाना बनाता है, इसका खास असर नहीं होगा। असल बात यह है कि यूक्रेन ने कुछ भी निशाना बनाया, यही मायने रखता है, और वह सालों से ऐसे हमले करता आ रहा है। पुतिन की पूरी पकड़ क्रीमिया पर इस बात पर टिकी है कि वो प्रायद्वीप की सुरक्षा कर सकते हैं। सुरक्षा कमजोर हो रही है। यूक्रेन द्वारा क्रीमिया के हवाई क्षेत्र में भेजे गए हर ड्रोन रूस की जनता को याद दिलाता है कि उनके नेता का शुरू किया युद्ध उनके दरवाजे तक आ सकता है। अगर रूसी नागरिक चले जाएं, तो पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ कमजोर होगी। यूक्रेन यहाँ जो कर रहा है वो उन नागरिकों को एक संदेश दे रहा है, जब तक मौका है निकल जाओ, क्योंकि हालात और भी खराब होने वाले हैं। मजबूत संदेश के लिए यूक्रेन को बड़ा कदम उठाना था। इस्कांडर ठिकानों और रडार पर हमला अच्छी शुरुआत है। ये यूक्रेनी क्षेत्र पर मिसाइल हमले रोकने
और भविष्य में क्रीमिया में रूसी संपत्तियों पर और ड्रोन हमलों की संभावना बढ़ाने के लिए अच्छा है। यूक्रेन ने कब्जाधारियों को स्पष्ट किया कि क्रीमिया छोड़ने के लिए उनके पास बहुत कम समय है। पुतिन के उपनिवेश बसाने निकले लोगों के लिए यह स्पष्टता 2 दिन बाद आई, जब यूक्रेन ने रूस के गुप्त इस्कंदर शेल्टर पर हमला किया। यूक्रेन ने केर्च पुल को निशाना बनाया, जो क्रीमिया को रूस से जोड़ता है। और भी सटीक रूप से कहे तो यूक्रेन ने एक चेतावनी भरा वार किया, जिससे क्रीमिया के कब्जाधारियों को पता चल गया कि वह पुल को समीकरण से बाहर करने की तैयारी कर रहा है। 30 अप्रैल को यूक्रेन की नौसेना ने एक टेलीग्राम संदेश पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि उसने कुछ एफएसबी की गश्ती नौकाएं को नष्ट कर दिया है, जिन्हें फिलहाल केर्च ब्रिज की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। 30 अप्रैल 2026 की रात को यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की नौसेना की ताकतों और साधनों ने केर्च जलडमरू मध्य क्षेत्र में जहाज और नाव के बेड़े को नुकसान पहुंचाया, यूक्रेन की नौसेना ने घोषणा की। इसमें कहा गया कि उसे पता है उसने क्या निशाना बनाया। हमले में रूसी एफएसबी की पेट्रोल बोट ज़ोबोल और एंटी सबोटेज बोट ब्राचिनोक पर वार हुआ। हमले के परिणाम स्वरूप दुश्मन को अपूरणीय क्षति हुई और लोग घायल भी हुए। बिल्कुल, नावें पुल नहीं है, लेकिन मुद्दा यही नहीं है। यूक्रेन ने 2 काम किए। पहले, इसने वह चेतावनी दी जो हमने पहले बताई थी, कब्जे वाले क्रीमिया में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सुनना चाहता हो या सुन सकता हो। केर्च पुल की सुरक्षा में तैनात वही नावें अब नष्ट की जा रही हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो सोचिए यूक्रेन पुल के साथ क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन का इस पुल को निशाना बनाने का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। रूसी मुख्य भूमि तक जाने वाली जीवन रेखा पर कई बार हमले हुए हैं। हाल ही में जून 2025 में यूक्रेन ने केर्च पुल के कुछ सहारों पर 1000 किलोग्राम से अधिक यानी लगभग 2200 पाउंड टीएनटी लगाई थी। विस्फोटक हमले के बाद पुल पर और हमले हो सकते हैं। यही हमें यूक्रेन हमले के दूसरे पहलू तक लाता है। ये एक नींव रखने जैसा है। आज रूसी गार्ड नौकाओं को खत्म किया जा रहा है, कल खुद पुल को निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन सुरक्षित समुद्री मार्ग बना रहा है, जिनका इस्तेमाल वह अपने समुद्री ड्रोन और अन्य हथियारों को कर्च पुल तक भेजने के लिए कर सकता है। ये कोई संयोग नहीं है कि इस तरह के हमले तब हो रहे हैं जब यूक्रेन रूस के साथ अपने युद्ध में अपने ड्रोन के नए और बेहतर संस्करण पेश कर रहा है। समुद्री ड्रोन में सबसे प्रसिद्ध सी बेबी है, जिसे अक्टूबर 2025 में अपग्रेड मिला, जिससे इसकी पेलोड क्षमता 2000 किलोग्राम यानी 4400 पाउंड से अधिक तक पहुंच गई। यह उतनी मात्रा से दोगुना है जितना टीएनटी यूक्रेन ने 2025 की गर्मियों में केर्च पुल के सहारों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। और यही वह आखिरी चीज है जिसे रूस 2026 में अपने महत्वपूर्ण पुल की ओर आते हुए देखना चाहेगा। अब जब गार्ड नौकाओं को खत्म कर दिया गया है तो यही हो सकता है। यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। क्रीमिया में 2 अलग थलग लेकिन असरदार हमले असल में बड़े मकसद की पूर्ति कर रहे हैं। ये रूस को कब्जा किए गए प्रायद्वीप से अप्रत्याशित रूप से बाहर निकालने की बात है, जो सब कुछ बदल देता है। उससे पहले आप मिलिट्री शो देख रहे हैं, और यही वजह है कि हम अपने वीडियो बनाते हैं ताकि हम समझा सके कि युद्ध में अक्सर क्या अनदेखा रह जाता है। आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई विश्लेषण न चूके। अब यूक्रेन क्रीमिया को पारंपरिक तरीके से वापस लेने वाला नहीं है। हजारों सैनिकों को प्रायद्वीप पर धावा बोलने के लिए भेजना कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन को मुख्य भूमि पर रूस के हमलों से बचाव के लिए जितनी हो सके उतनी जनशक्ति चाहिए, खासकर डोनेट्स्क में, जहां रूस ने वसंत आक्रामक शुरू किया है, जो शायद साल के काफी आगे तक चलेगा। क्रीमिया पर हमला करने के लिए वे रिजर्व सैनिक बुलाने होंगे, जिन्हें पूर्वी यूक्रेन में तैनात रखना जरूरी है। लॉजिस्टिक दृष्टि से क्रीमिया पर जमीनी हमला मुश्किल है। पुतिन ने सालों तक प्रायद्वीप पर सैनिकों को इकट्ठा किया है और ऐसा माना जाता है कि 2020 तक उन्होंने वहां जो 32,500 सैनिक तैनात किए थे, उनमें से ज्यादातर अभी भी जमीनी हमले से बचाव के लिए तैयार है। यहां तक कि अगर यूक्रेन को अपनी रक्षा की चिंता न भी हो, तो भी अधिकृत क्रीमिया पर पारंपरिक हमला करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यूक्रेन के पास प्रायद्वीप में सैनिक भेजने के विकल्प बहुत कम हैं। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने
रूस के काला सागर बेड़े की इतनी संपत्तियां नष्ट की है कि उभयचर हमला पूरी तरह असंभव भी नहीं लगता। ये सब मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके हासिल किया गया है। यूक्रेन के पास वास्तव में वह नौसैनिक क्षमता नहीं है जिसकी जरूरत हजारों सैनिकों को काला सागर के रास्ते क्रीमिया तक ले जाने के लिए है, और ऐसी किसी भी कार्रवाई की कोशिश करने पर रूस द्वारा आने वाले सैनिकों पर हमला करने से भारी हताहत होना तय है। सिवाश के रास्ते क्रीमिया में घुसने की कोशिश करना, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां उथले लैगून हैं जिन्हें भाटा के दौरान पार किया जा सकता है, एक बेहतर विकल्प होगा। हालांकि ये अब भी बहुत खतरनाक है। सिवाश एक चोक पॉइंट बन सकता है जिसे रूसी तोपखाने और मिसाइलें निशाना बना सकती है। यही बात क्रीमिया को खेरसोन से जोड़ने वाली 3 मील चौड़ी जमीन की पट्टी पर भी लागू होती है। उस पट्टी को पेरिकोप का स्तमुस कहते हैं और वह इतनी चौड़ी नहीं कि यूक्रेन रूसी रक्षा के कारण भारी नुकसान के बिना सैनिक क्रीमिया भेज सके। इसलिए क्रीमिया को पारंपरिक सैन्य तरीके से आज़ाद कराना यूक्रेन के लिए विकल्प नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसा बताया, क्रीमिया पर पुतिन की पकड़ की वजह है कि वो वहाँ बसे रूसी नागरिकों की सुरक्षा कर सकते हैं। अवैध विलय के बाद ये सीधा सौदा है। वे नागरिक क्रीमिया को रूसी रंग में रंगते हैं और पुतिन यह सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ यूक्रेनी ड्रोन या मिसाइलों से रोज हमला न हो। यही से यूक्रेन को क्रीमिया की आज़ादी का रास्ता मिलता है। अब प्रायद्वीप के लिए बिल्कुल नया तरीका अपनाया जा रहा है। यूक्रेन की क्रीमिया रणनीति की कुंजी पुतिन की पकड़ ढीली करना है, जो कि लगातार उन सैन्य संपत्तियों को नष्ट करके किया जा रहा है जिनका मकसद क्रीमिया को रूसी लोगों के लिए सुरक्षित बनाना था। रूस के काला सागर बेड़े के खिलाफ यूक्रेन का समुद्री हमला इस योजना का पहला चरण था। युद्ध के पहले 2 वर्षों के दौरान यूक्रेन ने उस बेड़े का हिस्सा रहे रूसी युद्धपोतों को एक एक करके निशाना बनाया। यूक्रेन अभी भी ऐसा कर रहा है। 18 अप्रैल की रात को यूक्रेन ने कब्जे वाले क्रीमिया में रूसी लैंडिंग जहाजों की एक जोड़ी पर हमला किया। काला सागर बेड़े के खिलाफ शुरुआती रणनीति से बेड़े का 1/3 हिस्सा नष्ट या निष्क्रिय हो गया, जिससे पुतिन को रूस के युद्धपोतों को सेवास्तोपोल बंदरगाह स्थित अपने मुख्यालय से हटाने पड़े। रूस के क्रीमिया कवच में दरार आ गई थी। ये केवल दरार नहीं, बल्कि कवच में बड़ी दरार थी, क्योंकि रूस की क्रीमिया रक्षा के लिए तैनात नौसेना को नोवोरोसिस्क बुला लिया गया, जहां उसकी प्रभावशीलता कम है। काला सागर इतनी हद तक साफ हो जाने के बाद यूक्रेन अपनी रणनीति के दूसरे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो गया, जो कि क्रीमिया में ही सैन्य संपत्तियों का लगातार और निरंतर क्षरण करना रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया को इस मायने में कमजोर कर दिया है कि अब वह वो तरह की लॉजिस्टिकल भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है जैसी पुतिन ने अपने आक्रमण की शुरुआत में सोची थी। आपूर्ति श्रृंखलाएं क्रीमिया के अंदर और बाहर दोनों ओर काट दी गई है, जिससे यह प्रायद्वीप समर्थन से लगातार अधिक अलग थलग होता जा रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर हमलों में लगातार ज्यादा साहसी हो रहा है। जिनके बारे में हमने चर्चा की है, वे तो बस कई हमलों में से कुछ उदाहरण हैं, जिन्होंने रूसी वायु रक्षा से लेकर सैनिकों की जमावट तक हर चीज को निशाना बनाया है। असल में पहले वाले हमले इतने तीव्र रहे हैं कि संभवतः इन्हीं हमलों ने वो हवाई रास्ते खोल दिए जिनकी यूक्रेन को अपने ड्रोन को गुप्त इस्कंदर बेस जैसे स्थानों तक पहुंचाने के लिए जरूरत थी। अब शायद ही कोई हफ्ता गुजरता है जब हम क्रीमिया की वायु रक्षा पर यूक्रेन के किसी नए हमले के बारे में न सुने। उदाहरण के लिए 29 अप्रैल को यूक्रेन के ड्रोन ने एक MR-10 रडार स्टेशन और एक वायु रक्षा प्रणाली पर हमला किया। उसी रात के हमलों में यूक्रेन ने क्रीमिया के एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया। बार बार ऐसा ही होता रहता है। हर हमले से यूक्रेन क्रीमिया के रूसी कब्जाधारियों को संदेश देता है कि वे सुरक्षित नहीं हैं, पुतिन उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। और जब रूस का नेता बेतहाशा क्रीमिया में और रक्षा प्रणालियां भेजता है ताकि प्रायद्वीप द्वारा खोई गई सुरक्षा की भरपाई कर सके, तब भी यूक्रेन उन्हें नष्ट कर देता है और इस बात का फायदा उठाता है कि पुतिन क्रीमिया पर अपनी कमजोर पकड़ बनाए रखने की कोशिश में रूस को कहीं और कमजोर कर रहे हैं। यूक्रेन क्रीमिया में सैनिक नहीं भेजेगा, उसे इसकी जरूरत नहीं। यूक्रेन अपने ड्रोन, समुद्री ड्रोन और मिसाइलों से कब्जे वाले प्रायद्वीप को बिना वहां जाए झुकने पर मजबूर कर रहा है। ये जरूरी है क्योंकि इससे रूसी नागरिक डरते हैं।
यूक्रेन नागरिकों पर हमला नहीं कर रहा। ज़ेलेंस्की पुतिन जैसे नहीं है, लेकिन यूक्रेन अपनी हर सफल हमले के साथ इन नागरिकों के बीच यह इच्छा पैदा कर देता है कि वे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। पुतिन की प्रायद्वीप के रूसीकरण की इच्छा बेकार है। अगर वह जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो लोग रूसी मुख्य भूमि के सुरक्षित शहरों में लौटना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन उन शहरों को निशाना नहीं बना सकता, लेकिन वह उन्हें उतनी बार निशाना नहीं बनाएगा जितनी बार वह क्रीमिया को निशाना बना रहा है। केर्च ब्रिज की रखवाली कर रही नौकाओं पर हमले यही अहम हो जाते हैं। वो पुल पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ के लिए लोगों की सोच से कहीं ज्यादा अहम है, और इसका कारण भी आम धारणा या पुतिन की सोच से अलग है। केर्च ब्रिज रूस की रसद की जीवन रेखा था, जिससे रूसी सैनिक और उपकरण मुख्य भूमि से क्रीमिया और मोर्चे तक पहुंच सकते थे। मूल योजना यही थी, लेकिन मई 2024 तक रूस उस पुल से मोर्चे की सेनाओं को आपूर्ति नहीं कर रहा था। यह संकेत था कि यूक्रेन की क्रीमिया मुक्त कराने की रणनीति सफल हो रही थी। पहले अलग करो, फिर हमला करो। यह पुल अब उन रूसियों के लिए जीवन रेखा है जिन्होंने 2014 से अवैध रूप से कब्जाए गए क्रीमिया को अपना घर बना लिया है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक 2014 के बाद से दिसंबर 2023 तक करीब 8 लाख रूसी नागरिक क्रीमिया में बस चुके थे। अब वे प्रायद्वीप में बहुमत है, क्योंकि रिपोर्ट के समय वहां करीब 1 लाख यूक्रेनियन ही थे। रूस ने प्रवासन को प्राथमिकता वाले मोर्गेज लोन और यूक्रेनी नागरिकों को मुख्य भूमि की ओर खदेड़ने समेत कई तरीकों से बढ़ावा दिया। इसकी नींव पुतिन के सुरक्षा वादे पर थी। अब वह नींव ढह चुकी है। यूक्रेन का केर्च ब्रिज के पास सुरक्षा नौकाओं पर हमला क्रीमिया के रूसियों को चेतावनी है। यूक्रेन कभी भी उस पुल पर जोरदार हमला कर सकता है। क्रीमिया में अवैध रूप से बसे रूसी नागरिकों को जल्द ही यह देखना पड़ सकता है कि प्रायद्वीप से बाहर जाने वाला उनका एकमात्र रास्ता भी टूट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन द्वारा किए गए सुरक्षा के सारे वादे टूट गए। अब उनके पास 2 विकल्प है, या तो पुल के रहते बाहर निकल जाएं और क्रीमिया को रूस से मुक्त करने में मदद करें, या वहीं रुके और कर्च पुल को गिरते देखें और ये जानते हुए जिए कि यूक्रेन को दूर रखने वाली रक्षा व्यवस्था हर ड्रोन हमले के साथ ढह रही है। यूक्रेन की चाल अभी तो असर दिखा रही है, लेकिन इसका मकसद लंबी अवधि का है। देश यह दांव लगा रहा है कि वह मुख्य भूमि पर रूस को रोकने में सक्षम रहेगा, और ऐसा करते हुए रूस को भारी नुकसान पहुंचाएगा, जब तक कि रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर न कर दिया जाए। यूक्रेन क्रीमिया को पारंपरिक तरीकों से वापस लेने पर ध्यान दे सकता है, लेकिन शायद इसकी जरूरत न हो। जब तक रूसी वापसी होती है, तब तक अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में देखे गए हमलों जैसे हमले शायद क्रीमिया में रूसी सैन्य उपस्थिति को पूरी तरह से खत्म कर चुके होंगे। तब बात जमीनी हमला शुरू करने की नहीं होगी। यूक्रेन लंबी दूरी के हमलों से रूस के पीछे हटने पर क्रीमिया फिर हासिल कर सकता है। जरूरत पड़ने पर यूक्रेन बलपूर्वक अपना क्षेत्र मुक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। मार्च 2026 ने इसका भरपूर सबूत दे दिया था, जब उसके सैनिक यूक्रेन में बड़ी तादाद में मर रहे हैं, रूस के तेल टर्मिनल जल रहे हैं और दुनिया भर में उसके सहयोगी कमजोर पड़ रहे हैं या खत्म किए जा रहे हैं। पुतिन के पास कम से कम अफ्रीका था, जहां रूस का प्रभाव और ताकत बनी हुई थी। ये सब अब खत्म हो रहा है। रूस को अफ्रीका में बड़ा झटका लगा। माली में ऐतिहासिक अपमान पुतिन के लिए विनाश का संकेत है। रूस के नेता के साथ हाल ही में धोखा हुआ है, और ऊपर से जितने दिखते हैं पुतिन के लिए इसके नतीजे उससे कहीं ज्यादा गंभीर होंगे। सब कुछ रूस के अफ्रीका कोर पर केंद्रित है। वर्षों से माली की सरकार को अपने लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करने के लिए रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वैगनर भाड़े के समूह की राख से बनाए गए अफ्रीका कोर को रक्षकों, माली सरकार के संरक्षकों और अफ्रीका में पुतिन के प्रभाव को फैलाने वालों के रूप में देखा जाता था। 27 अप्रैल को यह सब खत्म हो गया। माली के एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र और अफ्रीका कोर के गढ़ उत्तरी शहर किदाल में कई विद्रोही समूहों द्वारा किए गए एक समन्वित हमले के कारण रूसी और माली बलों को अलग थलग कर दिया गया, घेर लिया गया और फिर शहर से बाहर निकाल दिया गया। ये हमला उन हमलों के बाद हुआ जब इन विद्रोही समूहों ने माली भर में रूसी व सरकारी बलों पर हमले किए। अफ्रीका कोर ने कहा
कि इसमें करीब 12,000 लड़ाके थे। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। केवल माली की राजधानी बमाको में गोलीबारी, ड्रोन हमले और कार बम की पुष्टि हुई है। माली के रक्षा मंत्री सादियो कामारा अब नहीं रहे। कार बम विस्फोट के शिकार लोगों में से एक, जिसमें उनके 2 पोते, पोतियां और उनकी दूसरी पत्नी भी मारी गई। विद्रोहियों में आज़ाद मुक्ति मोर्चा, तुआरेग अलगाववादी और इस्लाम व मुसलमानों के समर्थन के लिए समूह शामिल है, जिसे अरब न्यूज़ के मुताबिक अलकायदा से जुड़ा बताया गया है। ये सभी माली की सैन्य जुंटा पर देश भर में हमला कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी अपेक्षित नहीं था। यहाँ ऐसा समन्वय है जिसकी पुतिन ने कल्पना नहीं की थी। ये रूस के लिए बड़ी बेइज्जती है, जिसके कई परिणाम हैं जिन्हें हम जल्द जांचेंगे। लेकिन किदाल की ओर लौटते हुए उन संयुक्त बलों ने, जिन्होंने उस शहर पर हमला किया जहां एक सैन्य अड्डा है, यह दिखा दिया है कि रूस की अफ्रीका कोर कितनी अक्षम हो सकती है। रूसी भारे के सैनिक, जिन्हें माली और जुंटा सहयोगियों की रक्षा करनी थी, अपने बेस के अंदर ही फंस गए। लड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने के बजाय अफ्रीका कोर और माली सेना ने विद्रोहियों के साथ एक समझौता कर लिया। अब और खून खराबा नहीं होगा। अफ्रीका कोर को अब अपने शिविर से शर्मिंदगी के साथ बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलते ही रूसी और माली सेनाओं ने दुश्मन से बचाने के लिए शिविर के उपकरण जला दिए। यही है वो रूसी ताकत जिस पर माली की जुंटा को भरोसा करना था। अफ्रीका कोर ने खुद को कागजी शेर साबित किया है। शायद इन सब में सबसे ज्यादा नुकसानदायक 2 बातें हैं। एक तो वो काम जो बेकार हो गया और दूसरा वो उपकरण जो खो गया। करीब 2.5 साल पहले, विद्रोहियों के किदाल पर कब्जे से पहले, पुतिन की सेनाओं ने माली में अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई थी। उन्होंने शहर में धावा बोल दिया था और तुआरेग विद्रोहियों से किदाल को छीनने के बाद अपना झंडा ऊंचा लहराया था। उस समय माली को यही देखना था। एक मजबूत ताकत थी जिसने जुंटा को विरोधी अलगाववादियों से लड़ने में सक्षम बनाया। पिछले 30 महीनों से अफ्रीका कोर और माली की जुंटा किदाल पर कब्जा बनाए रखने के लिए साथ काम कर रहे हैं। अप्रैल की बगावत ने कुछ ही दिनों में सारी मेहनत बेकार कर दी। पुतिन की फजीहत हो रही है और किदाल में रूस के उपकरणों की हानि की जांच से यह और स्पष्ट हुआ है। मिलिटेनी के अनुसार रूस के भाड़े के सैनिकों ने BTR-82A टॉर्नेडो यू और चीनी VP-11 बख्तरबंद वाहन गंवाए। रूस ने दावा किया कि अफ्रीका कोर में भी नुकसान हुआ, पर संख्या नहीं बताई। यह भी नहीं पता कि BMP-3, टाइगर M और स्पार्टक 590951 बख्तरबंद वाहनों का क्या हुआ, जिन्हें कोर विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा नहीं लगता कि वे वाहन किडाल से अफ्रीका कोर के साथ निकल गए थे जब रूस के भाड़े के सैनिकों ने अपनी वापसी के लिए बातचीत की थी। ज्यादा संभावना है कि उन्हें जला दिया गया या कब्जा कर लिया गया। ये वही तरह का हार्डवेयर था जिसे किडाल में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए लाया गया था। रूस के खोए वाहन दिखाते हैं कि माली में उसकी ताकत असल में कितनी कमजोर है। अगर माली की जुंटा रूस के साथ सत्ता बचाने पर न अड़ी होती तो शायद वह यह सब देख सकती थी। जुलाई 2024 में जुंटा ने देखा कि रूसी भाड़े के सैनिक तुआरेग लड़ाकों से भिड़ते हैं तो क्या होता है। वागनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक, जो अब अफ्रीका कोर हैं, बुरी तरह हार गए। दर्जनों सैनिक अल्जीरिया सीमा के पास तुआरेग बलों से लड़ाई में कई जुंटा सदस्यों समेत मारे गए। यह जुंटा के लिए संकेत था कि रूस की सुरक्षा पुतिन के दावों जितनी कीमती नहीं है। कोनराड एडेनावर फाउंडेशन के विश्लेषक उल्फ लाइसिंग, जो माली में तैनात हैं, कहते हैं कि किदाल की घटना रूस के लिए शर्मनाक विफलता है। रूसी वहां सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आए थे। मेरा मतलब है, उन्होंने दावा किया था कि वे अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं और अब वे बहुत ही अपमानजनक तरीके से जा रहे हैं। लाइसिंग ने रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी को बताया। अगर आप देखें कि वे पीछे क्या छोड़ रहे हैं, जैसे कि पूरी ड्रोन स्टेशनें, मेरा मतलब है अफ्रीका कोर। रूस ने बहुत सारी चीजें करने का दिखावा किया, लेकिन आखिर में वे असफल रहे। वे आगे कहते हैं, अफ्रीका कोर माली में बुरी तरह पंगु हो गया है और रूस अब नुकसान नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार माली की जुंटा के नेता ने 28 अप्रैल को रूसी राजदूत इगोर ग्रोमिको से अगले कदमों पर चर्चा की। रूस ने इस मौके का इस्तेमाल विद्रोह को तख्तापलट की कोशिश के रूप में निंदा करने के लिए किया, जबकि माली के जुंटा नेता
असीमी गोइता ने किडाल के पतन के बाद पहली बार अपना चेहरा दिखाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया। गोइता ने ताकत दिखाने की कोशिश की। बैठक के बाद टीवी संबोधन में उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान तब तक चलेंगे जब तक सशस्त्र समूह निष्क्रिय नहीं हो जाते और देश में स्थायी सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती। ऐसी कार्रवाई की धमकी देना तो ठीक है, लेकिन जो हुआ वह माली की जुंटा के पक्ष में नहीं है। उसे अभी अभी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय गढ़ से उन्हीं सशस्त्र समूहों ने बाहर निकाल दिया है जिनके बारे में गोइता दावा करते हैं कि जल्द ही उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यह सही नहीं है, खासकर जब जुंटा रूसी भाड़े के सैनिकों के साथ वहां से निकली। जहां तक रूस की बात है, वह ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने हमले को तख्तापलट की कोशिश और हताहतों की पुष्टि की, लेकिन रूस की भूमिका पर बहुत कम जानकारी दी। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार रूसी सैन्य ब्लॉगर अब गुप्त नहीं रहे और अफ्रीका कोर की तारीफ कर रहे हैं कि उसने माली की जुंटा के हताहत कम रखे। ये ज़्यादा कुछ नुकसान नियंत्रण जैसा है, बजाय इसके कि ये उस 3 दिन की लड़ाई की सही तस्वीर पेश करता हो जिसमें रूस ने माली के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक में अपनी पकड़ खो दी। हकीकत यह है कि रूस को अभी पूरे अफ्रीका में अपमान झेलना पड़ा है और ये अपमान और भी गहरा है। जो सतह पर सिर्फ रूसी भाड़े के सैनिकों के शहर से बाहर निकाले जाने का एक अलग थलग मामला लगता है, असल में वो पुतिन के लिए कहीं ज्यादा नुकसानदेह है जितना वो आपको यकीन दिलाना चाहेंगे। जो कुछ अभी अभी हुआ है उसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि वे क्या है। लेकिन उससे पहले हम द मिलिट्री शो इसलिए बनाते हैं ताकि समझा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली चीजें मिस ना करें। यह समझने के लिए कि माली में अभी अभी जो हुआ वह पुतिन के लिए इतना नुकसानदायक क्यों था, हमें जानना होगा कि अफ्रीका कोर की देश में गतिविधियां रूस के लिए क्या मायने रखती थीं। माली को रूस के लिए अफ्रीका में गढ़ और परीक्षण स्थल बनना था। यह देश अक्सर वैश्विक भू राजनीतिक रडार पर मामूली ही दिखता है। कभी कभी तख्तापलट की कोशिश या आतंकी हमलों की खबरें आती है, लेकिन माली वैश्विक मंच पर ताकतवर नहीं है। माली रूस और पश्चिम के शक्ति संघर्ष का वर्षों से केंद्र रहा है। उस संघर्ष में रूस विजेता के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया। 2013 में वापस चलते हैं, जब फ्रांसीसी सैनिक देश में आए थे ताकि उन उग्रवादियों से लड़ सके जिन्होंने एक विद्रोह को अपने कब्जे में ले लिया था और देश पर कब्जा करने की धमकी दी थी। तब माली की सरकार बेहद खुश थी। 5000 फ्रांसीसी सैनिक माली भेजे गए और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि पश्चिम ने माली वासियों का दिल जीत लिया है। 2021 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फैसले ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि फ्रांस माली से आधी सेना हटाएगा, जिसका तुरंत विरोध हुआ। माली के प्रधानमंत्री चोगुएल माइगा ने फ्रांस पर माली को छोड़ने का आरोप लगाया, जिस पर इमैनुअल मैक्रों ने गुस्से से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने माली की सैन्य सरकार की आलोचना कर कहा कि 1 साल से भी कम समय में हुए 2 तख्तापलट के बाद उसकी लोकतांत्रिक वैधता नहीं है। विभाजन साफ दिखाई दे रहा था। माली में लोग फ्रांसीसी सैनिकों को उपनिवेशवादी मानते हुए उनके खिलाफ हो गए। रूस ने देखा और समझा कि शक्ति के शून्य को भरने का मौका है। फ्रांस के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद यह सामने आया कि रूस फ्रांस के गए सैनिकों की जगह भरने के लिए वैगनर भाड़े के सैनिकों की पेशकश कर रहा है। बीबीसी के अनुसार माली में कई लोगों ने इस कदम का स्वागत किया, सोचते हुए कि रूस अधिक तटस्थ है और माली की राजनीति में रुचि नहीं रखता। बेशक यह एक भोली धारणा थी, लेकिन इसी ने रूस के लिए अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए फ्रांस और सामूहिक पश्चिम को प्रतीकात्मक झटका देने का रास्ता साफ कर दिया। एक पत्थर से 2 निशाने वाला तरीका सफल रहा। पिछले वर्षों में माली में रूस का प्रभाव बढ़ा है। अगस्त 2024 में माली ने यूक्रेन से राजनयिक संबंध तोड़े क्योंकि उसकी सरकार ने आरोप लगाया कि यूक्रेनी अधिकारियों ने तुआरेग अलगाववादी विद्रोहियों के समर्थन में बयान दिए थे। यह भी कहा गया कि यूक्रेन की खुफिया सेवाएं अल्जीरिया सीमा पर अलगाववादियों और माली की जुंटा की लड़ाई में शामिल थी, जिससे माली और अलग थलग पड़ गया। रूस खुशी से हाथ मल रहा था। अफ्रीका कोर का परीक्षण सफल था क्योंकि इसकी जड़ें माली में और गहरी हो रही थी। रूस ने सुरक्षा और जनशक्ति की पेशकश की। उसने जुंटा के कान में मीठी बातें घोली ताकि उसे यूक्रेन और पश्चिम के खिलाफ भड़का सके, और ये सब काम कर रहा था। अफ्रीका के अन्य हिस्सों में रूस के प्रभाव के विस्तार का एक मॉडल बनता हुआ दिख रहा था, जो रूसी सेना
और उनके भाड़े के समूहों की ताकत पर आधारित था। लेकिन पुतिन की सारी चालबाजियों के पीछे हमेशा एक कमजोरी छिपी थी। किदाल में ये हाल ही में सामने आया है और रूस की नाकामी ने उस अहम शहर में अपने माली के साझेदारों की रक्षा करने में 3 समस्याएं खड़ी कर दी हैं। पहली बात यह है कि रूस यह नहीं देख सका कि लड़ाकू बलों का एकीकरण हो जाएगा, जिसने आखिरकार अफ्रीका कोर को किदाल से बाहर निकाल दिया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। केवल हथियारों की ताकत और सुरक्षा से आगे रूस के पास एक वैश्विक खुफिया नेटवर्क होने की उम्मीद थी, जिससे वो ऐसी समस्याओं का पहले से पता लगा सके। रूस माली में ऐसा करने में असफल रहा। विद्रोही बलों ने इतनी समन्वित कार्रवाई की जिसकी रूस ने कल्पना नहीं की थी। इससे दिखता है कि माली की जुंटा से छुटकारा पाने की इच्छा इतनी प्रबल है कि तुआरेग अलगाववादी और इस्लामी उग्रवादी अपने मतभेद भूलकर एकजुट हो गए हैं। अगर माली और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में रूस की ताकत विभाजन का फायदा उठाने में है, तो एकता का यह उदाहरण आखिरी चीज है जिसे पुतिन देखना चाहते। ये बात पुतिन को चिंता में डाल देगी और दुनिया भर की दिखावटी बैठकों से ये हकीकत नहीं बदलने वाली कि माली की सत्तारूढ़ झुंटा अब गंभीर मुसीबत में है। विद्रोही समूह पूरे माली में हमला कर रहा है, चाहे वह सीधे तौर पर हो जैसे कि किदाल में, या फिर कार बम धमाकों और अन्य कार्रवाइयों के जरिए, जैसा कि हमने माली की राजधानी में देखा है। रूस के लिए अराजकता लाभकारी हो सकती है, लेकिन उस अराजकता को नियंत्रण में बदलना भी जरूरी है। रूस के पास माली की जुंटा के जरिए वह नियंत्रण है, लेकिन वह नियंत्रण पुतिन के हाथों से फिसलता जा रहा है और एक एकीकृत ताकत के हाथों में जा रहा है। हमले का विशाल पैमाना माली की जुंटा को हटा सकता है, जिससे इस छोटे अफ्रीकी देश पर असर डालने की उनकी कोशिशें फिर से बिल्कुल शुरुआत पर आ जाएंगी। लेकिन इस तात्कालिक समस्या के पीछे रूस के लिए इससे भी कहीं ज्यादा बुरा छुपा हुआ है। हमने कहा था कि माली अफ्रीका कोर के लिए एक तरह का इम्तिहान था। इस परीक्षण का मकसद दिखाना था कि रूस किसी भी ऐसे अफ्रीकी देश का रक्षक बन सकता है जो उसकी मदद मांगे। माली में वहां से हट रही फ्रांसीसी सेनाओं की जगह भाड़े के सैनिकों की तैनाती का यही उद्देश्य था। पश्चिम से नजदीकी बढ़ाने की चिंता मत करो, रूस तुम्हारी सुरक्षा करेगा। 2025 की शुरुआत में रूस ने बमाको में 3 काफिलों से बख्तरबंद वाहन, टैंक व अन्य सामान भेजा। हालांकि यह ताकत का भ्रम था, असली सैन्य शक्ति नहीं जिसकी माली की जुंटा को जरूरत थी। अफ्रीका कोर किदाल में अपनी पहली असली परीक्षा में असफल रहा। रूस का दावा कि वह जुंटा लड़ाकों की रक्षा कर रहा है कमजोर है। हमने देखा है कि अफ्रीका कोर घिरता है और मुश्किल हालात में आत्मसमर्पण करता है। सोचिए, अफ्रीका के अन्य हिस्सों में रूस के लिए इसका क्या मतलब है? अगर यही वो लड़ाकू ताकत है जिसे अफ्रीकी महाद्वीप पर रूस को प्रमुख बाहरी सुरक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करना है, तो जिन अन्य देशों को रूस अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है वे जरूर इस पर ध्यान देंगे, और वे सिर्फ माली में रूस की हार नहीं देखेंगे। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां रूस ने सुरक्षा का वादा किया लेकिन अपने सहयोगियों की रक्षा करने में नाकाम रहा। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में रूस अपने सुरक्षा वादे निभाने में असफल रहा। सीरिया में असद शासन का पतन भी इस बात से जुड़ा है कि रूस एक बार फिर अपनी कथित शक्ति पर खरा नहीं उतरा। वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो का मामला दिखाता है कि रूस का सहयोगी कैसे बिखर गया और पुतिन ने उनकी मदद नहीं की। ईरान, जो यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को ड्रोन दे रहा है, रूस ऑपरेशन एपिक फ्यूल की शिकायत करता है पर कुछ नहीं करता। रूस के पास माली में भाड़े के सैनिक और उपकरण हैं, लेकिन दोनों विद्रोहियों के हमले में विफल रहे। रूस एक रक्षक है। अफ्रीका का कोई भी देश पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ देखा है उसे देखने के बाद इस पर कैसे विश्वास कर सकता है? किदाल कोई अपवाद नहीं है, ये कागजी सुरक्षा के उजागर होने के पैटर्न का हिस्सा है। अफ्रीका कोर को कई स्तरों पर अपमानित होना पड़ा क्योंकि वो माली के रक्षा मंत्री की जान लेने वाले कार बम हमले को रोक नहीं सका। किदाल में यह एक लड़ाकू बल के रूप में काम करने में असफल रहा जो संभवतः एकजुट विद्रोहियों के किसी भी हमले को रोक सके। उनके पास वह तरह का उपकरण नहीं है जो रूस लेकर आता है। स्थिति तब और खराब हो गई जब पता चला रूस माली की झुंटा की खुलेआम मदद कर रहा था। रूस ने सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताई है, जिसका मतलब है कि पुतिन के पास अब विश्वसनीय तरीके से इनकार करने की गुंजाइश भी नहीं है, जिसने उन्हें पहले रूसी असफलताओं को नजरअंदाज करने की सुविधा दी थी। माली में जो कुछ भी हुआ वह बहुत सार्वजनिक था और यही अब रूस के सामने तीसरी समस्या को जन्म देता है।
अफ्रीका को लेकर पुतिन की जो भी महत्वाकांक्षाएं थी वे अब बर्बादी के कगार पर हैं। गठबंधन तभी सफल होता है जब आपके पास ताकत साबित करने की क्षमता हो। किदाल की हार से साफ है कि अफ्रीका कोर में वैगनर ग्रुप जैसी शक्ति या संगठन नहीं है। वैगनर को माली में कुछ सफलता मिली थी, फिर नेता प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत की और मारे गए। उस समूह की राख से जन्मा कोर अफ्रीका में रूसी प्रभाव बढ़ाने में उतना सफल नहीं है। अफ्रीका में पुतिन की हर गतिविधि अवसरवाद से प्रेरित होती है। रूस जहां अस्थिरता या विभाजन देखता है वहां फायदा उठाता है। पुतिन ऐसे ही प्रभाव बढ़ाते हैं। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अनुसार रूस को स्थिर अफ्रीकी देशों को साथ लाने में कठिनाई हो रही है। उनमें से कई देशों के रूस से ऐतिहासिक संबंध है जिन्हें वे बनाए रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में रूसी भाड़े के सैनिकों का स्वागत नहीं किया है और वे निश्चित रूप से पुतिन की मदद स्वीकार करने के लिए पश्चिम या चीन के अन्य साझेदारों से संबंध नहीं तोड़ रहे हैं। पुतिन माली को अफ्रीका में रूस की ताकत बढ़ाने की रणनीति के तहत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यह योजना अब असफल हो गई है। शक्तिशाली देश पहले भी रूस को उन्हें पश्चिम से अलग थलग करने देने के इच्छुक नहीं थे और अब उनके फैसले सही साबित हुए हैं। अफ्रीका में रूसी प्रभाव बढ़ाने की पुतिन की कोशिशों का एक और ज्यादा भयावह पहलू है। फरवरी के अंत की ओर यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया कि रूस ने धोखाधड़ी योजनाओं का एक नेटवर्क बनाया है जिसका इस्तेमाल वो अफ्रीकी लोगों को यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए फंसाने में कर रहा है। रिपोर्ट के समय अफ्रीकी महाद्वीप के 1780 नागरिक यूक्रेन में लड़ रहे थे, जो महाद्वीप के 36 देशों से थे। रूस ने इन भोले भाले लड़ाकों को आकर्षक नौकरियों और वीजा का वादा करके फंसाया, लेकिन बाद में उन्हें सीधे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया। ये धोखा केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि रूस को माली जैसे देशों में अपनी पकड़ मजबूत करने की क्षमता है। रूस की छोटे देशों के रक्षक की स्थिति के पतन और खुले धोखे को मिलाएं तो ये प्रभाव के विनाश का खतरनाक नुस्खा बन जाता है। माली रूस के लिए पश्चिम पर दूर दराज इलाके में जीत का प्रतीक बनना था। किदाल के बाद ये अफ्रीका में रूस की किस्मत में पूरी तरह से बदलाव का कारण बन सकता है। रूस के नुकसान को रोकने का एकमात्र संभव तरीका यह है कि पुतिन माली की जुंटा को उस विद्रोही खतरे से निपटने में मदद करे जिसका वह अब सामना कर रही है। रूस ऐसा कैसे कर सकता है? माली में रूस के इतना कमजोर होने की एक वजह यह है कि वो जुंटा को जरूरी सैन्य सहायता नहीं दे पाता। पुतिन यूक्रेन युद्ध में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने आक्रमण को जारी रखने के लिए हर सैनिक और हर हथियार की जरूरत है जो वो जुटा सकते हैं। रूस पहले ही यूक्रेन में 13 लाख से ज्यादा लोग और दसियों हजार सैन्य उपकरण खो चुका है। रूस द्वारा विदेश भेजी गई कोई भी सेना, चाहे वो भाड़े की हो, कई वर्षों से चल रहे उस युद्ध के असर से बाधित होगी जिसने खुद रूस को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। जुंटा को शायद बस अफ्रीका कोर माली ही मिलने वाला है, और अगर एकजुट विद्रोही अपनी सफलताएं जारी रखते हैं तो सीरिया जैसी स्थिति बन सकती है। ये एक बड़े हमले से शुरू होता है, फिर शासन गिर जाता है। आखिरकार रूस एक और सहयोगी और प्रभाव क्षेत्र खो देता है, जिससे पुतिन की खुद को दुनिया के प्रमुख भू राजनीतिक नेताओं में से एक के रूप में पेश करने की कोशिशें और भी कमजोर हो जाती है। और जैसे ही पुतिन अपनी ताकत को गिरते हुए देखते हैं, यूक्रेन ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। रूस का सबसे बड़ा दुश्मन लगातार मजबूत हो रहा है और दिखा रहा है कि एकता फूट डालो और राज करो की नीति से ऊपर है। उदाहरण के लिए यूक्रेन की जापान के साथ बढ़ती साझेदारी को देखिए। रूसी राज्य ड्यूमा के सामने रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने अभूतपूर्व चेतावनी दी है, क्रांति आ रही है। रूस में 1917 जैसी गूंज फिर सुनाई दे रही है क्योंकि देश में कुछ बड़ा बदल रहा है। यही पुतिन का सबसे बड़ा डर था। लोग उसके खिलाफ हैं, पुराने जार उसे डराने लौटे हैं और पुतिन सिर्फ उस लहर के खिलाफ जूझने की कोशिश कर सकते हैं जो उन्हें बहा देने की धमकी देती है। क्रांति आ रही है। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता गेन्नादी जुगानोव ने यह चेतावनी राज्य ड्यूमा के पूर्ण सत्र में दी, जो संसद का निचला सदन है। उनकी बातें सितंबर में होने वाले चुनावों से पहले आई है और उनकी आलोचना तीखी है। भले ही ज्युगानोव चालाकी से आधुनिक रूसी राजनीति की मुश्किलों के बीच अपना रास्ता बना रहे हैं। हम पुतिन, उनकी रणनीति और उनकी नीतियों का समर्थन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
सरकार हमारी नहीं सुन रही, ज़्युगानोव ने कहा। उनके शब्द पुतिन के लिए सहायक दिखते हैं, पर असल में नहीं। पुतिन ही सरकार है, उनके करीबी ही असफल हो रहे हैं। ज़्युगानोव चालाकी से दोष पुतिन पर डालते हैं, पर झूठा दिखावा करते हैं, मानो इसमें पुतिन की कोई गलती ही ना हो। ये है, और ज़्युगानोव ने सरकार की और आलोचना करते हुए इसे स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने चेतावनी दी कि एक क्रांति आने वाली है। अगर सरकार तुरंत जरूरी कदम नहीं उठाती तो इस पतझड़ में 1917 जैसी घटना दोबारा हो सकती है, जिसे दोहराने का हक हमें नहीं है। आइए कुछ फैसले ले, ज़्युगानोव ने जोर से कहा। यह हथियार उठाने की पुकार है। ज़्युगानोव विपक्ष में है, यूनाइटेड रशिया पार्टी में नहीं। पुतिन के गुस्से से बचने के लिए भले ही वह अपने शब्दों को नरम कर रहे हों, लेकिन ज़्युगानोव यहाँ जो कह रहे हैं वह सीधा है। पुतिन की युद्ध प्रेरित नीतियाँ काम नहीं कर रही है। परिवर्तन जरूरी है, क्रांति आ रही है। 1917 की गूंजे वाकई पुतिन को चिंता में डाल देंगी। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे इतिहास का हवाला देना पसंद है, भले ही वह अतीत की घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करता हो। लेकिन वह भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 1917 में जो हुआ वह कभी नहीं चाहता कि दोबारा हो। 1917 रूसी क्रांति का वर्ष था। असल में 2 क्रांतियां हुई। पहली में रूस की साम्राज्यवादी सरकार गिरी, दूसरी में बोल्शेविक सत्ता में आए। ये क्रांतियां तब हुई जब रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में भारी जनहानि झेली, जिससे देश में आर्थिक संकट आया और लोगों ने सवाल उठाया कि रूस ने युद्ध में हिस्सा क्यों लिया। मोर्चे पर भारी संख्या में हताहत, फैलती आर्थिक कठिनाई, अयोग्य नेतृत्व और वित्तीय व राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति नफरत की भावना, इन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने रूस को हमेशा के लिए बदल दिया। हम चीजें सरल बना रहे हैं, क्या ये सब जाना पहचाना नहीं लगता? ज़्युगानोव ने 15 अप्रैल को स्टेट ड्यूमा में भाषण के दौरान इन समानताओं का जिक्र किया और कहा कि रूस की मौजूदा सामाजिक संरचना देश के लिए गलत है। हम अपने कुलीनवादी पूंजीवाद के साथ बंद गली में फंस रहे हैं। वे हमारी जीत, हमारे बच्चों, बड़े परिवारों वगैरह में निवेश नहीं करना चाहते। पिछले साल 6 लाख और लोग मर गए। हम सामाजिक आर्थिक रूप से बंद गली में फंस रहे हैं। ब्याज दर, नीति, वित्त पोषण पर ज़्युगानोव ने भाषण में कहा, लेकिन पुतिन की सीधी आलोचना नहीं की। लेकिन यह पुतिन का समाज है जिसे ज़्युगानोव के माइक्रोस्कोप के नीचे उजागर किया जा रहा है। ओलिगार्क, भ्रष्टाचार और पूंजीवाद का पुतिन द्वारा 25 सालों में बदला गया रूप अब रूस को 1917 जैसी आर्थिक तबाही और युद्ध हानि की ओर ले जा रहा है। नए युग के जार अपनी जनता की जरूरतों से अंधे हैं, अपने हाथी दांत के बंकर में छुपे हुए हैं, और जब उनका देश जल रहा है तब भी वे अपनी अरबों की दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। जो सच में ध्यान दे रहा है वो समझेगा कि ज़्युगानोव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। असल में कुछ ऐसा जो उनकी भड़काऊ भाषण देने से कुछ हफ्ते पहले ही हुआ था। उसने यह साफ कर दिया था कि वे अपनी क्रांति की बातों से क्या हासिल करना चाहते हैं। हम जल्द ही उस पर वापस आएंगे। सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की रूसी अर्थव्यवस्था पर कही गई बातें काफी ठोस हैं। ज़्युगानोव द्वारा राष्ट्रपति पुतिन के लिए अधिक समर्थन की मांग वास्तव में रूस में पुतिन और उनके यूक्रेन पर आक्रमण द्वारा बनाई गई स्थिति की एक छुपी हुई आलोचना है। जो व्यक्ति रूसी जनता से स्थिरता का वादा करता है, उसने 4 सालों से भी ज्यादा समय से सिर्फ अराजकता दी है। 2023 और 2024 की युद्धकालीन वृद्धि के बाद जब रूस ने 2024 में 4.3% जीडीपी वृद्धि देखी, 2025 में उसकी अर्थव्यवस्था गिरावट में आ गई। जीडीपी वृद्धि केवल 1% रही, जो अनुमानों से काफी कम थी। 2026 में वृद्धि घटकर 0.8% की उम्मीद थी, लेकिन ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अप्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप मिला तेल लाभ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान बढ़ाकर 1.1% कर दिए। फिर भी यह अच्छी बात नहीं है। सतह के नीचे और ऊपर कई संकेत हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था ज़्युगानोव के बताए स्तर तक विफल हो रही है और फिर मौतें होती है। ज़्युगानोव ने बताया कि पिछले साल 6 लाख और लोगों की मौत हुई। उन मृतकों में कई यूक्रेन में हैं, जिन्हें उस युद्ध में बलिदान किया गया है, जिसमें यूक्रेन के अनुसार रूस को 4 वर्षों में 13,25,000 से अधिक मृत या घायल हुए हैं। फिर से समानताएं, आर्थिक समस्याएं, युद्ध के कारण भारी संख्या में हताहत, जो रूस के अंदर किसी ने भी जितना सोचा था उससे कहीं अधिक है। यह फिर से 1917 जैसा है और ऐसा लगता है कि पुतिन इसके समाधान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते।
यही बंद रास्ता है जिसमें पुतिन ने रूस को धकेला। जागानोव मानते हैं कि उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है और हमें यह देखने के लिए बस उस भाषण को देखना होगा जो उन्होंने रूस की स्टेट ड्यूमा में अपने धमाकेदार बयान से कुछ दिन पहले दिया था। 10 अप्रैल को जागानोव ने रूस के मतदाताओं से कहा कि वे आगामी क्रांति के लिए जन आंदोलन बने। इस बार उन्होंने पुतिन द्वारा बनाए गए रूसी समाज की स्थिति पर टिप्पणी कर सबको चौंका दिया। अगर अधिकारी मतदाताओं को सितंबर में अपने मतपत्र से स्थिति सुधारने का मौका नहीं देते हैं तो वे देश को हार के लिए अभिशप्त कर देंगे, जागानोव ने रूस की जनता और देश के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। उनका कहना है कि अब रूस के सामने 2 ही विकल्प है, युद्ध के साथ पूंजीवाद या न्याय के साथ समाजवाद। इन टिप्पणियों के राजनीतिक पहलुओं को अलग रखते हुए जागानोव बहुत स्पष्ट रूप से रूसी जनता से कह रहे हैं कि पुतिन के अधीन रूस काम नहीं कर रहा है। कम्युनिज्म की वापसी शायद समाधान नहीं है। जागानोव इसे चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो रूस यूक्रेन में हारने और अपने देश में बिखरने को मजबूर होगा। जागानोव ने अपनी तमाम चेतावनियों में एक और बात जोड़ते हुए कहा कि रूस खुद को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जिससे वो अमेरिका का अगला निशाना बन सकता है। मार्च में जागानोव ने वेनेजुएला में माजुरो को हटाने और ईरान में अमेरिकी कार्रवाइयों को रूस के लिए चेतावनी बताया। हम अगला निशाना बनेंगे। ट्रंप की रणनीति देखें, चीन पहले है, हम दूसरे हैं, ईरान तीसरे नंबर पर है। जागानोव ने स्टेट ड्यूमा के निचले सदन के एक सत्र के दौरान कहा। उन्होंने आगे कहा, हमें युगोस्लाविया, इराक और लीबिया तीनों को मिलाकर उससे भी बुरी तरह टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। रूस इस ग्रह का मुख्य भंडार है, इसलिए ये मुख्य निशाना है। वह भंडार कमजोर हो गया है। पुतिन इसके लिए जिम्मेदार है। अब अमेरिका के आने का अच्छा समय है और अगर ऐसा हुआ तो क्रांति देर से आएगी, क्योंकि रूस अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्था और रिकॉर्ड संख्या में हो रही मौतों के कारण खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा। परिणाम अकल्पनीय है, पुतिन और उनकी बनाई चीजों का पतन। लेकिन ये सिर्फ एक विपक्षी पार्टी के नेता की चेतावनियां ही नहीं हैं जो ये संकेत देती हैं कि शायद कोई क्रांति आने वाली है। पुतिन अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, गुस्से में दूसरों को उस आर्थिक तबाही के लिए दोष दे रहे हैं जो उन्होंने खुद की है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको सुर्खियों के पीछे की पूरी तस्वीर दिखाते हैं, तो अगर आप सबसे आगे रहना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब जागानोव की बातों को ऐसे आदमी की बड़बड़ाहट जिसका स्वार्थ पुतिन को सत्ता से बाहर होते देखने में है माना जा सकता है। आखिरकार वो एक विपक्षी पार्टी के नेता है, लेकिन उनके बयान का समय बिल्कुल भी संयोग नहीं है। जागानोव ने हमला किया क्योंकि पुतिन इस समय ऐसी कमजोरी दिखा रहे हैं जो यूक्रेन पर उनके 4 से ज्यादा साल पुराने आक्रमण के किसी भी दौर में पहले नहीं देखी गई थी। 15 अप्रैल को जिस दिन जागानोव ने रूस के अधिकारियों से निष्पक्ष लड़ाई करने को कहा था, उसी दिन पुतिन रूस के शीर्ष आर्थिक अधिकारियों को डांटने में व्यस्त थे। पुतिन ने कहा कि देश की आर्थिक गिरावट अस्वीकार्य है और इस पर कदम जरूरी है। कमरे में किसी की भी यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता था। क्रांति के लिए जो भी माहौल बन रहा है वो सीधे तौर पर पुतिन की युद्धोन्माद नीति का परिणाम है। पुतिन की गलती से रूस एक ऐसे युद्ध में फंस गया है जिससे यूरोपीय संघ के अनुसार देश को हर साल करीब 250 अरब यूरो 293 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा की रकम एक ऐसी लड़ाई में बर्बाद हुई जिसे रूस जीत भी नहीं रहा। पुतिन का अधिकारियों को डांटना बेअसर है। रूस के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें घटाकर 14.5% कर दी है, जिससे उधारी से विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि 14.5% अभी भी चौंकाने वाला है और रूस की बेस ब्याज दर में लगातार कटौतियां जो मई 2025 तक 21% थी, यह चिंता बढ़ा रही है कि महंगाई और बढ़ सकती है। पुतिन का रूस की आर्थिक गिरावट में अपनी भूमिका को लेकर भ्रम दिसंबर 2025 में भी दिखा। पुतिन ने रूस की आर्थिक मंदी को अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता और मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों को बनाए रखने की कीमत बताया था। इसका मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था की कौन सी गुणवत्ता? ये ऐसा देश है जो भर्ती पर रोक, भारी बाहरी कर्ज, मौद्रिक भंडार की पूरी कमी और उभरने के उस रास्ते से जूझ रहा है जो अब इतना सिमट गया है कि लगभग बचा ही नहीं है। और पुतिन की प्रतिक्रिया यह है कि वे उन अधिकारियों को डांटते हैं
जो रूस के नेता को यह नहीं बता सकते कि वे जिस स्थिति में हैं उसमें उन्हें पुतिन ने ही डाला है। सिर रेत में छिपाया जा रहा है। अगर ज़ागानोव सही है तो वह सिर बहुत जल्द आने वाली क्रांति उसे काट देगी। पुतिन की असली समस्या यही है। शायद उन्हें लगता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से रूस को मिल रही राहत उसकी आर्थिक समस्याएं हल कर सकती है। यह सोच पुतिन को उसी राह पर ले जाएगी जहां वे 1917 की बगावतों के साथ रूसी इतिहास में क्रांतिकारी कहानी के मुख्य पात्र बन सकते हैं। यह सच है कि ईरान में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से रूस की अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तेल महंगा होने से रूस को कितना लाभ मिल रहा है यह स्पष्ट नहीं है। देश एक जटिल तेल कर फॉर्मूला अपनाता है जिसमें 1 महीने की देरी होती है, इसलिए मार्च के आधिकारिक आंकड़े अभी क्रेमलिन ने जारी नहीं किए हैं। हमारे पास कुछ संकेतक हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार मार्च में रूस तेल से रोज $150 मिलियन ज्यादा कमा रहा था। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के अनुसार ईरान युद्ध के कारण रूसी तेल लगभग $59 प्रति बैरल या उससे अधिक में बिक रहा है, जो क्रेमलिन ने अपने 2026 के बजट में तय किया था। पहले पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूसी तेल $40 प्रति बैरल बिक रहा था। पुतिन इसे जीवन रेखा मान सकते हैं जो उन्हें अर्थव्यवस्था सुधारने का समय देती है, जिसे ज़्यागानोव ने आने वाली क्रांति का केंद्र बताया है। असल में तेल की कमाई सिर्फ दरारें छुपा रही है। ये आमदनी दिखती बड़ी है पर असल में इतनी नहीं है। यूक्रेन ने रूस के तेल निर्यात को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है ताकि पुतिन मध्य पूर्व संकट का पूरा फायदा न उठा सके। अल जजीरा के मुताबिक मार्च अप्रैल में यूक्रेन के हमलों से रूस के तेल निर्यात में भारी गिरावट आई, जिससे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर कम हुआ। मार्च में रूस की कच्चे तेल की बिक्री 3 लाख बैरल और परिष्कृत तेल उत्पादों की बिक्री 2 लाख बैरल प्रतिदिन घटी। अब कागज भी हट गया है, जिससे हमें रूसी दीवार की दरारों से झांककर सतह के नीचे क्या सड़ रहा है जो क्रांति को जन्म देगा। रूसी अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कठिनाइयां सामने आ रही है, जिसका संकेत देश के व्यवसायों से मिलता है। 21 अप्रैल को मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि रूसी कंपनियां अपनी सेवाओं की मांग में गिरावट के कारण भर्ती प्रक्रिया को रोक रही हैं। ये रूस के केंद्रीय बैंक के अनुसार है, जिसने कहा है कि जिन कंपनियों का उसने सर्वे किया उनमें से 64% कंपनियां कहती हैं कि वे 2026 में अपने स्टाफ की संख्या बदलने की योजना नहीं बना रही हैं। बड़े पैमाने पर भर्ती घट गई है और रूस की 14% कंपनियों में छटनी का खतरा मंडरा रहा है। औसत रूसी के लिए कुछ अच्छी खबर यह है कि साल के अंत तक वेतन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होने वाली है। फिर भी सोचिए कि इसका क्या मतलब है। भर्ती पर रोक का मतलब है कि नौकरियां कम होंगी, जिससे अनिवार्य रूप से क्रेमलिन और अधिक लोगों को सेना में भेजने की कोशिश करेगा। बढ़ती हुई सैलरी का कोई मतलब नहीं है उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं या जिनकी नौकरी चली गई है, जिससे आम रूसी लोगों में अपने देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। और ये सब पुतिन के युद्ध का नतीजा है, जिसने उन्हें इस हालत में डाल दिया है। हम फिर 1917 की गूंज देखते हैं, या गरीबी में जियो या युद्ध में मरो। इनमें से कोई भी विकल्प रूस के लोगों के लिए अच्छा नहीं है और अर्थव्यवस्था के ऊपरी स्तरों पर खतरे की घंटियां बज रही हैं, जो बताती हैं कि रूस एक क्रांति के कगार पर है, जिससे वित्तीय पतन हो सकता है। मध्य अप्रैल में, जो फिर से वही समय था जब ज़ागानोव ने अपना जोशीला भाषण दिया था, फॉर्च्यून ने रिपोर्ट किया कि रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव रूस के भंडार की ओर इशारा कर रहे हैं और पुतिन से ध्यान देने के लिए जोर जोर से कह रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत में एक व्यापार सम्मेलन में रेशेतनिकोव ने कहा कि रूस ने श्रमिकों की कमी और बढ़ते वेतन का सामना अपने विशाल भंडार से किया, जिससे वह व्यवसायों को सहारा दे सका। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार भंडार लगभग खत्म हो चुके हैं। यही सच्चाई है और मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी कठिन है, रेशेतनिकोव ने सम्मेलन में कहा। कई वर्षों तक युद्ध पर खर्च करने के बाद खजाना खाली हो गया है, इसलिए अब रूसी कंपनियों के लिए कोई और बेल आउट या राहत नहीं होगी। अब वे खुद ही अपनी जिम्मेदारी पर हैं। यही वजह है कि हम भर्ती पर रोक देख रहे हैं। अब हालत और बिगड़ेगी, क्योंकि भंडार घटने से पुतिन को आक्रमण जारी रखने के लिए
पैसे के दूसरे स्रोत ढूंढने होंगे। अधिक टैक्स और सामाजिक सेवाओं से अधिक पैसा निकालना। रूस की जनता देखेगी कि उनकी समाज को कमज़ोर किया जा रहा है ताकि उस लड़ाई के लिए फंड जुटाया जा सके जिसमें हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। क्रांति की हांडी में एक चीज़ और डालें, रूस की कर्ज स्थिति भी बेहतर नहीं। फरवरी में रूस का बाहरी कर्ज वित्त मंत्रालय के अनुसार करीब 62 अरब डॉलर पहुंचा, जो 20 साल में सबसे अधिक है। आखिरी बार रूस का बाहरी कर्ज 60 अरब डॉलर से ज़्यादा जनवरी 2006 में था। अगर आप सरकारी और निजी बाहरी कर्ज को जोड़ दें तो आंकड़े और भी खराब हो जाते हैं। रूस के केंद्रीय बैंक के अनुसार 2025 में इसमें 10.4% की बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल कर्ज 319.8 अरब डॉलर हो जाएगा। पुतिन ने इस पर सब ठीक होने का दिखावा किया है। पुतिन कहते हैं रूस का सरकारी कर्ज जीडीपी का 17.7% है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है, लेकिन ये सिर्फ कागजी दावे हैं। भंडार खत्म होने और रूसी कंपनियों के नई नौकरियां न देने से कर्ज बढ़ रहा है। ये बातें उस असंतोष की ओर है जिससे ज़ागानोव ने 1917 का जिक्र किया। पुतिन इस असंतोष से ज्यादा देर नहीं बच सकते। उनकी लोकप्रियता गिर रही है। 24 अप्रैल को स्काई न्यूज ने रिपोर्ट किया कि रूसी जनमत अनुसंधान केंद्र द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि पुतिन की लोकप्रियता लगातार 7वें हफ्ते गिर गई है। मार्च की शुरुआत में उनकी लोकप्रियता 73.3% थी। अब ये लगातार गिर रही है। ताजा आंकड़ा 65.6% है और संभावना है कि ये प्रतिशत और भी नीचे जाएगा। पुतिन के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह बात यह है कि ये उनकी सबसे कम लोकप्रियता है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से दर्ज की गई है। इन आंकड़ों में एक और पेच है। सोचिए, आम रूसी अपने तानाशाह नेता के बारे में जो विरोधियों पर सख्ती करता है कितनी ईमानदारी से जवाब देगा। यह तथ्य कि लोकप्रियता 65.6% तक गिर गई है इस बात का संकेत है कि 4 साल की जंग के बाद अब ज्यादा लोग पुतिन को अपने मन की बात कहने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो दिखावे के लिए समर्थन जताते हैं जबकि असल में उनका ऐसा कोई इरादा नहीं होता। जो 4 साल का सबसे निचला स्तर दर्ज किया गया है वह अपने आप में काफी बुरा है। ये दिखाता है कि पुतिन ने जब अपना हमला शुरू किया था तब जो भी देशभक्ति की भावना जगाई थी वो अब खत्म हो चुकी है। हालांकि इन आंकड़ों के पीछे असली कहानी यह है कि असल में समर्थन इससे भी कहीं कम है। बस बात इतनी है कि बहुत से रूसी लोग सच में जो महसूस करते हैं उसे कहने से डरते हैं। हम ज़ागानोव की टिप्पणियों पर लौटते हैं और देखते हैं कि 1917 जैसी क्रांति के सभी तत्व मौजूद है। एक ऐसा युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और बड़े पैमाने पर मौत का कारण बन रहा है। आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सुधार की उम्मीद नहीं है। समर्थन दरें गिर रही हैं, जबकि पुतिन असंतोष के हर स्रोत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस में कुछ चल रहा है। ज़ागानोव और कई लोग इससे वाकिफ है। पुतिन भी जानते हैं, वे चाहे जितना हकीकत से बचे। पुतिन दूसरों को दोष दे, लेकिन एक दिन उन्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। अब जब प्रमुख नेता पुतिन से कह रहे हैं कि उनका समाज विफल हो रहा है, तो पुतिन के पास कितना समय बचा है? तेल का अस्थायी सहारा पुतिन को ज्यादा समय तक नहीं बचा पाएगा। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन अब खाड़ी देशों में उड़ रहे हैं। अब यूक्रेन होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और तेल कीमतें घटाने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। जानिए पूरी जानकारी हमारे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि पुतिन की कमजोर होती ताकत पर ताजा विश्लेषण पा सके। धन्यवाद।